रिकॉर्डिंग जाने से बताना। हो गया ना? यस सर। देखो तो एक बार। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फिर इनकम टैक्स में बात करना चालू कर देते हैं सर। ठीक है, तो इनकम टैक्स में क्या बात करेंगे सर? इनकम टैक्स में हम लोगों को बात करना है सर बीपी के बारे में, बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई होप आप लोगों को याद है, क्योंकि लास्ट काफ़ी सारा वीक से हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशंस कर रहे हैं। ठीक है, कपल ऑफ वीक से। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन स्टेज में आ चुके हैं सर। मतलब जो 28 सेक्शन 28 से जो बीपी का जर्नी हम लोग चालू किए थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसमें 28, 29, 30, 31, 32, 35, 35 के भी अलग अलग कुछ एरिया। ठीक है, इस तरह से चलते चलते 37, 40, 41, 43 सीए, लास्ट दिन 43 सीए के ऊपर बहुत जबरदस्त चर्चा हुआ। हाँ सर, याद है आप लोगों को? क्या रे, याद है कि नहीं? इतना बताओ सर। थोड़ा बहुत अगर याद रहेगा तो सुविधा होता है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से बता देंगे। बोलो एक बार, याद आ रहा है कि नहीं? सब भूल गए? अरे भूलने से थोड़ी होगा सर। हाँ, बिजनेस प्रोफेशन भूलने से थोड़ी होगा। कैसे करोगे इनकम टैक्स का हिसाब फिर? भूलने से मुश्किल में पड़ जाओगे। भूलना नहीं, भूलना मना है सर, ऐसे नहीं भूलते। देखो सर, आगे देखो, क्योंकि इनकम टैक्स एक टोटली प्रोविजन बेस्ड पेपर है सर। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार समरी नोट से फिर से याद दिला दूं आपको। स्क्रीन शेयर है कि नहीं? हाँ सर। यस यस सर। सर। ओके, देखो सर, देखो ये देखो, ये पूरा कंप्लीट समरी है बिजनेस एंड प्रोफेशंस का। ठीक है, मतलब इसको हम लोग इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम में से 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है उसका एक हेड है पीजीबीपी, है ना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो 5 हेड्स का जो पीजीबीपी चल रहा है उसका ऑलमोस्ट ये मतलब पीजीबीपी का 10th क्लास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज टैक्स ऑडिट समझेंगे सर। ठीक है, टैक्स ऑडिट समझेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम समझेंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ इनकम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा सर। क्यों मजा क्यों आएगा? पढ़ाइए, मजा आने का क्या है? नहीं, एक्चुअली जान के अच्छा लगेगा, यही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 145 जो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, कि पूरा का पूरा जो मैं स्टार्टिंग लेवल में बता के रखा आप लोगों को, चार्जेबल अंडर दिस हेड के बारे में, मतलब इस पर्टिकुलर पीजीबीपी में, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो हेड है, इसमें कौन सा इनकम आता है, मतलब एक्चुअली आप लोगों को पता है सर, इनकम टैक्स वाले ना बड़ा दिमाग लगा के काम करते हैं। क्यों? बिकॉज इनकम टैक्स एक ऐसा मतलब टैक्स है, इनकम टैक्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्या है सर? ये गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन है ना? ये गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन है। आप बात को ध्यान से समझिए, मैं क्यों ये बात बार बार करता रहता हूँ। गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन है ना सर, ये वाला डेटा मैं आपको बहुत बार दिखाता हूँ। इसमें गवर्नमेंट को टैक्स ऑन इनकम, इसमें से भी गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है। ऐसे एक लेटेस्ट खबर मिल रहा था, कुछ ऑलमोस्ट, ये तो ट्रिलियन में दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास का मतलब एनुअल इनकम हो जाता है इनकम टैक्स से। ठीक है, बहुत ही कम है सर, मतलब आपको सुन के लग रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब जिस हिसाब से हमारे देश का पॉपुलेशन है 135 करोड़ की, उससे भी ज्यादा। ठीक है, +3 या 5 कर सकते हो, +3 5, अभी 140 नहीं गए, 138 करोड़ ऑलमोस्ट। ठीक है, इतना पॉपुलेशन में इनकम टैक्स जितना गवर्नमेंट के पास जमा होता है, वो एज सच कुछ भी नहीं है उसके सामने, मतलब परसेंटेज वाइज 4-5% होगा हार्डली। ठीक है, तो फिर भी पैसा तो गवर्नमेंट को चाहिए, तो इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं हमारे से। ठीक है, जो टोटल जो गवर्नमेंट का अर्निंग होता है, रेवेन्यू कलेक्शंस होता है, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज इनकम टैक्स से आता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। चाहे सब कोई मतलब सभी लोग टैक्स दे या ना दे, बट इनकम टैक्स तो एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट का करेंट लेवल में। ऐसे एक बातचीत चल रहा था कि इनकम टैक्स को हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो कोई कोई बोल रहे हैं कि आज की डेट में इनकम टैक्स हटा देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम करने का और भी सोर्सेस है। एक कुछ फेमस स्कॉलर्स का मतलब एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, इकोनॉमिस्ट वगैरह का,
तो आई डोंट नो कि ये बात कितना मतलब एप्लीकेबल होना इतना जल्दी इंडिया जैसे कंट्री में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज समय लगेगा। बहुत सारा कंट्री है सर, डेवलप नेशंस, जहाँ इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी टैक्सेस है बट इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कभी बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। एक साथ सभी कॉन्सेप्ट में बात करूंगा तो खिचड़ी पक जाएगा। तो खिचड़ी नहीं पकना है सर। तो ये टैक्स ऑन इनकम के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या करके रखा, 5 हेड बना के रखा, ठीक है। ऐसे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ वो बाद में करेगा, बट आपको मैं 5 हेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है। एक हो गया सैलरी हेड, बीपी हेड, ठीक है, मतलब पीजीबीपी, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। एक हो गया आपका कैपिटल गेन हेड, सीजी बोलते हैं सर। एक होता है आईफोस, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बाकी क्या रह गया, सैलरी, अच्छा एचपी रह गया, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस तो ये प्रॉपर्टी। मोटा मोटा, हाँ सर वेरी गुड। ये मोटा मोटी 5 हेड्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बता दिया कि भाई आपको दुनिया में कहीं भी कुछ भी करो भाई, आपका इनकम इसी में से तो कोई एक हेड में आ जाएगा, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ तो कि आपको कि रावण का जैसे 10 माथा होता है, रावण जो है ना सर, राम जी जिनको वध किया था, ठीक है। तो रावण का 10 हेड्स है, ऐसे इनकम टैक्स का 5 हेड्स है, ठीक है। तो इनकम टैक्स रावण है तो फिर नहीं, इनकम टैक्स को रावण नहीं बोलना चाहिए, चलो। तो 5 हेड्स है, तो इसका 5 हेड्स में से ये 5 हेड है। अब ये पांचों हेड्स को डिटेल्स में जानना है। जैसे बीपी में ऑलमोस्ट 10-11 क्लासेस अभी लग गया सर, सिर्फ सेक्शंस को समझते समझते। ऐसा सैलरी में लगा लगा है, सीजी में लगा लगे, मतलब आगे जाके बोलेंगे, एक बार ऑलरेडी हो गया जिनका, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी बात करना है, हाउस प्रॉपर्टी में भी बात करना है जिन लोगों ने किया, ठीक है। तो अब सवाल क्या है सर, सवाल है कि पीजीबीपी में बात जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पीजीबीपी में हम लोग अभी बात अभी कहाँ कर रहे हैं, अभी हम लोग सेक्शंस में चल रहे हैं सर, ठीक है। कि बहुत सारा सेक्शंस करके आ गए हैं कि एक एक सेक्शन हमें ये सिखाते हैं कि भाई, जैसे ये सेक्शन 28 क्या सिखाया कि कौन सा इनकम को पीजीबीपी में चार्जेबल होना चाहिए, ठीक है। इसका एक लिस्ट बताया, ठीक है, प्रोविजंस बताया कि भाई ये इनकम है तो फिर गवर्नमेंट को बिजनेस के हिसाब से टैक्स देना या चार्ज करने का मतलब मौका मिलता है या फिर पावर मिलता है। तो उसके ऊपर बात किया सेक्शन 28। फिर आ जाए सेक्शन 29। एज पर सेक्शन 29 क्या है, द इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28 हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट इन द सेक्शन 32 43D। मतलब सेक्शन 28 में जो जो इनकम के बारे में कहा है, सेक्शन 29 कहता है कि उसको कैलकुलेशन करना है, कंप्यूट करना है फ्रॉम सेक्शन 30 से लेके 43D का जो पूरा एरिया है, ठीक है। जो मैं आपको लास्ट कुछ दिनों में ये 30 से लेके 43D का पूरा एरिया डिस्कशंस किए सर। तो ऐसा करते करते ये पूरा नोट्स जिन लोगों के पास है सभी के पास होगा, अगर किसी के पास नहीं है मुझे याद है मैं भेजूंगा, ठीक है। तो 40 41 43 42 43 इस तरह से 43CA एक बहुत ही जबरदस्त एक सेक्शन था जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों के साथ बात किया था सर। तो सर आज कहाँ पहुंच गए हम लोग, हाँ ये कहाँ आ गए हम सर, हम लोग आ गए सर 44AB में, ठीक है। सर ये 44AB क्या है, आज का नया डिस्कशन है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ 44AB सर, और क्या बात करेंगे, सिर्फ 44AB में ही बात करेंगे नहीं सर, इच्छा तो है 44AB को बताने के बाद मैं आपसे बात करूंगा 44AD, ठीक है। 44AD कहाँ चला गया, ये 44AD अनदर वाइटल डिस्कशन। मतलब आज का एक एक सेक्शन सर बहुत ही वाइटल है, क्यों, बहुत पॉपुलर सेक्शन है सर। जो जो सेक्शन से बता रहा हूँ ऐसे सारा सेक्शन पॉपुलर होता है, बट कुछ सेक्शंस का रियल लाइफ में कुछ ज्यादा ही चर्चा चलता है, इसीलिए उसको पॉपुलरिटी के ऊपर मतलब बात किया जाता है। जैसे 44AD, ठीक है, ये एक एरिया है। प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस में बात करते हैं। प्रिजम्पटिव सर ये क्या है, प्रिजम्पटिव मतलब क्या, प्री एज्यूम करके टैक्स देना, हाँ कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही समझ लो, ठीक है। प्री एज्यूम करके टैक्स देना, इसलिए नाम है प्रिजम्पटिव, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है खेल, कौन कौन प्रिजम्पटिव बेसिस में बिजनेस में टैक्स जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे, कितना परसेंटेज टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा और एक है सर 44ADA, ठीक है। ये हो गया प्रोफेशनल्स के लिए, प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल, और वो हो गया बिजनेस के लिए, ठीक है। आगे आगे चर्चा जारी रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। 44AE ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस जिन लोगों का होता है ना सर, उनका प्रिजम्पटिव सेक्शंस, मतलब जो लोग बेसिकली गुड्स कैरेज ट्रक वगैरह होता है ना, ठीक है, छोटा ट्रक बड़ा ट्रक, हाँ ऐसे अलग अलग ट्रेलर होता है, बड़ा बड़ा गाड़ी होता है। तो गुड्स हेवी व्हीकल भी बोलते हैं, लाइट व्हीकल्स भी बोलते हैं, लेकिन गुड्स कैरेज में या लीजिंग ऑफ गुड्स में काम करते हैं सर, ठीक है। मतलब उसको भाड़े पे देता है, हायर पे दे देता है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बिजनेस में जो जिन लोगों का बिजनेस चलता है उनका एक स्पेशल एरिया बनाया गया 44AE के अंदर, हाँ
सर ये क्या स्पेशल बात करता है? अरे मजा आएगा, मैं बोला ना आपको, आज तो मजा आ जाएगा। तो 44AB हो गया टैक्स ऑडिट, 44AD हो गया आपका प्रिजम्पटिव टैक्स, मतलब इनकम टैक्स प्रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है, बिजनेस में, ठीक है। तो ये कौन कौन है, किसका किसका है, यही बात करना है आप लोगों से आज, ठीक है। तो चलो देरी किस बात की, फिर देरी नहीं करना है, ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। और एग्जाम ओरिएंटेड वाइज भी काफी वाइटल सेक्शंस माना जाता है सर 44AB। सर 44AB सुन के ही क्या लग रहा है? ये मैं एक्चुअली बीपी का जो स्टार्टिंग क्लासेस है ना उसमें बता रहा था, एकदम स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शंस होते हैं ना उसी में बताते हैं सर 44AB का थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं कि भाई टैक्स ऑडिट करवाना है, ठीक है। कौन करते हैं सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है। ये जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का बात करते हैं, ये ऑडिट तो चार्टर्ड ही कर सकते हैं सर। सीए में और सीएस के पास में कौन सा ऑडिट होता है सर? सीए में कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में। सीएस सर सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है कंपनी लेवल में, बट ये दोनों ऑडिट अलग बात है। ऐसे जो पॉपुलर ऑडिट एरिया है ना, लाइक फाइनेंशियल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ में है सर। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल एरियाज आजकल काफी डेवलप कर रहा है, जैसे कि कॉस्ट ऑडिट काफी पुराना भी है, और ये सेक्रेटरियल ऑडिट आजकल बड़ा ज्यादा नाम चल रहा है सर सीएस का ऑडिट का, ठीक है। तो वो सब बात बाद में करेंगे सर। तो 44AB में थोड़ा डिटेल्स में बात हो जाए, हाँ ओके, चलो डिटेल्स में बात करेंगे। अच्छा प्लीज टेल मी सर, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? हेलो? यस सर। ओके सर, देखो सर, टैक्स ऑडिट करवाने का जरूरत पड़ गया, मतलब सपोज से फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो क्या आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा? मतलब ये सवाल है आपके सामने कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक प्रोफेशनल्स हो, लाइक अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो, लॉयर हो आप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम आप लोग कर सकते हो, ऐसे इसी के लिए आप लोग बन रहे हो। कोई चार्टर्ड बन रहा है, कोई चार्टर्ड के साथ सीएस भी कर रहा है, कोई सीएमए भी बन रहा है, ठीक है, कोई लॉयर बन रहा है। तो एज ए प्रोफेशनल सपोज कल जाके आप कोई बिजनेस करोगे, ठीक है, तो कल अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा? ठीक है। तो ये बहुत सारा सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा, ठीक है, कि मतलब किस किस केस में किसको किसको चार्टर्ड के पास जाके टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है, इसका पूरा हिसाब किताब आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आप खुद करो या फिर आपके क्लाइंट के लिए आप काम करो, ठीक है। कल जाके आप लोग जब प्रैक्टिसिंग बन जाओगे तो फिर आप लोग क्लाइंट के लिए क्या सोचोगे, भाई कितना इनकम पे ऑडिट करना है, नहीं करने से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें क्या पेनल्टी लग जाएगा, क्या सजा मिल सकता है। तो ये सब चर्चा जारी रहेगा ना सर? ओके। बीपी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप बीपी को बहुत ही धीरे धीरे दिमाग में घुसाते हो ना, बीपी सच में इंटरेस्टिंग। सीरियसली पूछ रहा हूँ, इतना दिन से बीपी चल रहा है, जो लोग बीपी के क्लास से स्टार्टिंग से हो, समझ में आ रहा है ना पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशंस डिटेल्स में? हाँ सर, एक एक सेक्शंस वाइज बातें की हैं, सभी को पूछ रहा हूँ। अरे शिवम का हाँ सुना मुझे, बाकी लोग भी पूछ रहा हूँ, क्या बीपी समझ में आ रहा है आप सबको? है दादा। यस सर। ओके सर, अच्छे से समझ पाओगे तभी जाके आगे जाके किसी का काम भी कर पाओगे, है ना। चाहे अपना खुद का प्रैक्टिस चालू करो या फिर किसी कंपनी में जाके चार्टर्ड बन जाओ, सीएमए बन जाओ, ठीक है। तो अगर आप खुद अच्छे से समझ पाओगे तभी जाके रियल लाइफ में काम कर पाओगे। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जाम क्रैक करना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किसी बड़े फार्म में, किसी कंपनी में या सेल्फ प्रैक्टिस में किसी का रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा है ना तो एग्जाम तो एक छोटा सा नैया है सर। अगर एग्जाम को बहुत ज्यादा अहमियत दे दोगे ना तो मुश्किल क्या हो जाता है, इसलिए बोलते हैं टारगेट बड़ा करना चाहिए। अगर आप सिर्फ टारगेट सोचते हो कि मैं एग्जाम क्रैक करूं, यही आपका टारगेट है, ठीक है। गलती कहाँ कर जाते हैं लोग, सिर्फ एग्जाम को टारगेट बना लेते हैं कि भाई बस ये एग्जाम पास हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम से ऊपर जाके सोचोगे कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, लाइक किसी कंपनी के लिए कुछ करना है, ठीक है, मैं किसी फार्म के लिए कुछ करना चाहता हूँ, खुद का फार्म बनाना चाहता हूँ, ठीक है, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके मन में होना चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम सोचो, ठीक है, कि जो भी आप पढ़ रहे हो ये रियल लाइफ में आप कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो,
ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो? अरे सर, आप करप्शन को रोक सकते हो, पूरा अकाउंट्स ही तो है, अकाउंट्स टैक्स ये तो है सर, पूरा करप्शन का मेन एरिया, ठीक है। आप पूरा देश के लिए करप्शन को रोक सकते हो, ठीक है, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो आप मतलब एक्चुअली ये आज मतलब देश का दिन चल रहा है ना सर, 23 जैन से नेताजी सुभाष बोस के जन्मदिन से लेके अभी 26 आएगा कल, ठीक है, प्रजातंत्र दिवस। हाँ, तो आप समझ रहे हो ना, अगर कोई सिर्फ देशभक्ति दिखाने का अगर कुछ है तो फिर आप अपने काम के थ्रू से भी देशभक्ति दिखा सकते हो, ठीक है, कि भाई आगे जाके मैं पूरा देश को ट्रांसपेरेंट रखूंगा, ठीक है, कंपनी को ट्रांसपेरेंट रखूंगा, बिजनेस को ट्रांसपेरेंट रखूंगा, आप ऐसा भी कसम खा सकते हो। हाँ, एक चीज है, सच्चाई में पैसा कम है ठीक है, सच्चाई में पैसा कम है सर, ठीक है। अगर ज्यादा पैसा कमाने का सोच रहे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं कि सच्चाई में पैसा नहीं है, बस मुश्किल का रहा, सच्चाई के वे में भी पैसा कमाया जा सकता है, बट थोड़ा जो रास्ता है ना, थोड़ा मुश्किल का होता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव कुछ अच्छा करना है देश का भी लिए तो पैसा थोड़ा कम मिलेगा, बट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है, जिसका जैसा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अपना अपना है, चूज कर लेना, ठीक है। चलो सर, सुबह सुबह ज्ञान बांट दिए। ओके, ऑडिट अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 44A(b), ठीक है। किसी किसी लोगों के लिए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बहुत जरूरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। मतलब आपका बिजनेस का जो भी डिटेल्स है उसको अकाउंट्स करना होगा, अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और उसका ऑडिट भी करना होगा। अब सवाल ये उठता है सर, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट किसके लिए है? सर, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो, आगे टेबल दिखाते हैं आपको, कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब वो रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर में जब आएंगे तब रिटर्न फाइलिंग का एक एक बात करेंगे, बट फिलहाल मैं डेट को थोड़ा साइड में रखता हूं, इतना समझ जाओ कि स्पेसिफाइड डेट का चैप्टर आएगा, मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब जो सीए है सर, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग सीए है, ठीक है, उनसे आप ऑडिट करवा लो इन द कंडीशन, इफ द कंडीशन मेंशन इन द कोरेस्पॉन्डिंग रो ऑफ कॉलम 3 सेटिस्फाइड। अब इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना भी जरूरी है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन जरूरी होता है सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो ये कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में आपको मैं पूरा एक एक करके समझाऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है, अगर आप बिजनेस चलाते हो, ठीक है सर, प्रोफेशन नहीं, हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बिजनेस एंड प्रोफेशन का फर्क समझाया था। बिजनेस में नॉर्मली टर्नओवर होते हैं, प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीप्ट होते हैं, है ना, इन सिंपल। तो अगर आप बिजनेस करते हो, डिटेल्स में समझिए सर, इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, इफ हिज टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट इन बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, आप सेल करते हो, टर्नओवर करते हो, साथ में ग्रॉस रिसीप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट जो भी है, अगर किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे, जून के एग्जाम में, मई के एग्जाम में, तो कौन सा प्रीवियस ईयर चलेगा सर? 21, 22 असेसमेंट ईयर चलेगा, 22, 23, है ना, उसी हिसाब से सोचते हैं। तो अगर असेसमेंट ईयर 22-23 है, 21-22 इज योर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। हाँ सर, ये बात समझ में आया? बोलो सर, बोलो। अगर किसी प्रीवियस ईयर में आपका इनकम 100 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सिंपल बात है, हिसाब किताब चेक करके चार्टर्ड का साइन, ठीक है, मतलब चार्टर्ड के पास पावर दिया जाता है सर, ठीक है। लेकिन बहुत लोग इसका मिसयूज करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो लोग करते हैं उनको मतलब एक्चुअली चार्टर्ड मिसयूज तभी करते हैं क्योंकि सोसाइटी में जो पब्लिक है वो उनको मिसयूज करने के लिए बाध्य भी करते हैं कि कर दो सर, कर दो, ठीक है। तो जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, मैं उस पॉइंट में बात नहीं करूंगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। The requirement of audit under section 44AB does not apply to a person who declare profit and gains on presumptive basis। मैं आपको शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रहा था प्रिजम्पटिव के बारे में। सर, ये प्रिजम्पटिव एक्चुअली उन लोगों के लिए है, इन सिंपल प्रिजम्पटिव क्या होता है, सपोज आप अकाउंट्स नहीं बनाओगे, ठीक है, आप उतना बड़ी बिजनेसमैन नहीं हो आप, क्योंकि सर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट रखना जरूरी है ना सर।
अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, आजकल सॉफ्टवेयर निकल गया, बट सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी तो अकाउंटेंट जरूरी है ना, क्या रे? सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी तो अकाउंटेंट जरूरी है प्रॉपर वे में, है ना, जिसमें आप Yes. जाना, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसको समझने का भी तो नॉलेज होना चाहिए। क्या हर एक बिजनेसमैन के अंदर अकाउंट्स का नॉलेज रहता है क्या? हाँ रे, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ Right. कि बिजनेसमैन के अंदर अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, मतलब। लेकिन ऐसा तो इंडिया में देखोगे ना, तो बिजनेसमैन बिजनेस तो करते हैं, ऑब्वियसली बिजनेस ट्रेडिंग कर लेते हैं, बट अकाउंट्स का नॉलेज 1% के अंदर भी नहीं है। वो तो 1 का मतलब उससे भी कम होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 1% के अंदर भी अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है। ठीक है, मतलब किस तरह से हिसाब रखना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, मतलब करना कुछ है और पढ़ते कुछ और है। समझ में नहीं आता कि जो पढ़ रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके साथ आसमान जमीन फर्क है। कुछ बदलाव होना चाहिए सर रियल लाइफ में। ये सुझाव है, पता नहीं आज नहीं तो कल ठीक होगा। तो अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में रहते हो तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो मतलब आप छोटा मोटा बिजनेस कैटेगरीज के अंदर आते हो, ठीक है। तो अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कैटेगरीज के अंदर आते हो तो फिर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, और आप प्रिजम्पटिव बेसिस में सरकार के घर में टैक्स जमा कर सकते हो। सर कितना परसेंटेज, आगे बात करूंगा, ठीक है। इसका बात मैं करूंगा जब 44 AD में स्पेशलाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं 44 AD में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं 44 AB में। तो आपका फोकस अभी 44 AB में होना चाहिए। जब 44 AD में जाऊंगा ना, तो मैं उसमें प्रिजम्पटिव स्पेशलाइज्ड बात करूंगा। लेकिन इतना समझ लो कि प्रिजम्पटिव में कौन होते हैं, ठीक है। प्रिजम्पटिव बेसिस में सिंपल बात है, अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, और जिसका टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ क्रॉस नहीं करता। डोंट वरी सर, एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। जिसका ग्रॉस रिसीव्स 2 करोड़ एनुअली क्रॉस नहीं करता, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अगर आपका इनकम, टर्नओवर, सेल्स वगैरह, सॉरी सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव्ड वगैरह 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है, 2 करोड़ के नीचे ही रहता है, और अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर हो, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 2 करोड़ के नीचे होने से ही प्रिजम्पटिव में होगा, वो प्रिजम्पटिव चूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर प्रिजम्पटिव चूज करता है कोई तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, और अगर बीच में एक बार तोड़ दे प्रिजम्पटिव तो उसका प्रिजम्पटिव अगला 5 साल के लिए बैन भी हो जाते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो, आगे बोलूंगा सर 44 AD के अंदर, ठीक है। तो ये प्रिजम्पटिव स्कीम में जो रहने वाले हैं इनका टैक्स ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। आई होप यू क्लियर नाउ। हाँ सर, the requirement of audit under section 44 AB does not apply to a person who's declared profits and gains on presumptive basis under section 44 AD and his total sales, turnover, gross receipt does not exceed 2 crore. Is this point clear sir? Yes sir. ठीक है, ऐसे तो बोला कि 1 करोड़ से ज्यादा होने से ही आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस में रजिस्टर्ड हो, 2 करोड़ के नीचे है, 1 करोड़ से ज्यादा तो हो ही जाएगा ना, लेकिन वो बात नहीं है। अगर प्रिजम्पटिव में हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ये क्लियरली बताया जा रहा है, ठीक है। अब प्रिजम्पटिव में कौन कौन आ सकता है, क्या रेट में टैक्स दे सकते हैं, इसका चर्चा मैं आपको कुछ देर बाद करता हूँ। अच्छा सर, और कोई है क्या टैक्स ऑडिट के अंदर? हाँ सर देखो, इन केस ऑफ सच पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, ये भी बिजनेस करता है, ये भी बिजनेस करता है ऑब्वियसली, एग्रीगेट कैश रिसिप्ट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आप बिजनेस करते हो तो कैश में ट्रांजैक्शंस तो बहुत लोग आज भी करते हैं सर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो हाल फिलहाल में काफी डेवलप हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड, है ना। कोविड के बाद ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ऑटोमेटिक आ गया सर। लोग मतलब डिजिटल होना नहीं चाह रहा था, ठीक है, डिजिटल होना नहीं चाह रहा था, लेकिन कोविड के बाद ऑटोमेटिक लोग डिजिटल में ट्रांसफर हो रहा है, और कोई उपाय भी नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस काफी डेवलप हुआ है कोविड के बाद, आफ्टर कोविड। और कोविड सिनेरियो में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में काफी बदलाव आया है। जो लोग सीखना भी नहीं चाह रहा था वो लोग भी बाध्य हो गया सीखने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने लोगों को देखा, कि ऐसा बहुत सारा ढीठ टाइप ऑफ पॉपुलेशन में देखता हूँ। ढीठ मतलब सर जिद्दी, अरे नहीं सीखना है मुझे, आई एम हैप्पी विथ कैश ट्रांजैक्शन। मतलब इनको समझ भी नहीं है कि अगर डिजिटल शिफ्टिंग हो जाता है कि ये पूरा कंट्री कितना ट्रांसपेरेंट बन जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, ये आतंकवाद फंडिंग वगैरह को कंट्रोल करने में काफी सुविधा हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि बंद हो जाएगा, बट ये मतलब इसमें ना कंट्रोल आ जाएगा काफी, क्योंकि हर चीज का ट्रैकिंग रहेगा, कहाँ से कहाँ फंड जा रहा है, नहीं जा रहा है। लोग जितना कैश का यूज कम कर लेगा ना, कंट्री में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा चालू हो जाएगा,
ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज है मेरे हिसाब से, कि अगर इस हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो जो भी हो, आफ्टर कोविड डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ा है, लेकिन फिर भी कैश ट्रांजैक्शंस में बिजनेस अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत पैसा कमाने वाले लोग जो होते हैं ना, मतलब सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, वो सच में कैश कैश में ही काम करते हैं। तो क्या बोलता है सर, if in case of such person carrying on business जिसका aggregate cash received in the relevant previous year less than 5% of the total receipts, इसमें रिसिप्ट ऑफ सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट सब कुछ मिला जुला के जो भी है, ठीक है, 5% से भी कम अगर कैश रिसीव करता है, ठीक है, एग्रीगेट कैश रिसीव इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन इक्वल्स टू 5%, ठीक है, अगर टोटल 100 है तो उसका 5% से भी नीचे है, या फिर एग्रीगेट कैश पेमेंट्स, ठीक, सिर्फ रिसिप्ट नहीं, पेमेंट भी, एग्रीगेट कैश पेमेंट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन 5%, ठीक है, मतलब कैश का जो पेमेंट भी करेगा वो भी 5% से कम कैश का काम कर रहा है एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, अगर ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो उनके केस में भी, और साथ में क्या बता रहा है, इफ इज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ रहे हैं सर? हेलो, अरे बोझे अच्छे, किस किस पर्सन Yes, को sir. 44 एबी के अंदर देखा जा रहा है, ठीक है, इन सिंपल कैटेगरी में तो बता दिया सर, जो जिनका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा हम उनको देख लेंगे, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी बोला जा रहा है कि इफ इन केस ऑफ सच पर्सन जिनका कैश ट्रांजैक्शंस कम है, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस कम है, 5% से नीचे है, पेमेंट भी कैश का 5% से कम कर रहा है, और अगर उनका ग्रॉस टर्नओवर जो है, ठीक है, टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस करेगा तभी जाके टैक्स ऑडिट करेंगे, मतलब ये सुविधा मिल गया, ठीक है, ये एक तरह का सुविधा मिल गया कि ठीक है, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शंस में काम कम करते हैं तो इसके लिए इसका लिमिट को बढ़ाया गया, ठीक है, कि भाई आपके लिए 1 करोड़ में टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, आप तो 10 करोड़ तक काम कर सकते हो, आप तो 10 करोड़ तक आराम से कर सकते हो, अगर फिर भी 10 करोड़ क्रॉस किया, ग्रेटर देन 10 करोड़ हो गया तो टैक्स ऑडिट करेंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस कम कर रहे हो ना, इसीलिए आपका लिमिट बढ़ाया जा रहा है, और कैश ट्रांजैक्शंस कम करने का सुविधा क्या है, गवर्नमेंट के पास सारा चीज का ट्रांजैक्शंस का डेटा, कोर बैंकिंग सिस्टम है ना सर हमारे देश में, कोर बैंकिंग समझते हो ना, ये जो आज के डेट में इतना जल्दी में सारा का सारा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, मतलब चाहे आप किसी भी बैंक में चेक यूज करते हो, ठीक है, किसी भी बैंक में डालते हो तो इजीली चेक इन कैश हो जाता है, ठीक है, या फिर ये जो हम लोग यहाँ से वहाँ फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक जैसे पुराना सिस्टम थोड़ा है, एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, ये भी आजकल पुराना हो गया सर, ठीक है, आजकल और भी आ गया आईएमपीएस, ठीक है, ये सब ओल्ड हो जा रहा है सर, एनईएफटी, आरटीजीएस भी ओल्ड हो जा रहा है, क्योंकि आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, ठीक है, तो यूपीआई के तहत, ठीक है, वॉलेट, ये सब के ऊपर बेस करके भी बहुत सारा चीजें आ गए, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस डे बाय डे बढ़ रहा है, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में क्या है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से सारा का सारा चीज ट्रैक हो जाता है। ऐसे हमारे देश में जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है वो बनाते हैं सर ये इन्फोसिस, पिनाकल बोल के एक सॉफ्टवेयर है सर, ठीक है, इन्फोसिस पिनाकल बोल के एक सॉफ्टवेयर बनाया, आरबीआई को दिया, बैंकिंग सिस्टम को दिया, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से गवर्नमेंट इसको चलाते हैं सर, ठीक है, और इसी कारण ये सॉफ्टवेयर आज के डेट में इतना बेहतरीन हो गया है कि ट्रांजैक्शंस तो रियल लाइफ, मतलब रियल टाइम पे सेटल हो जाते हैं, मतलब अभी आप मुझे 10,000 देते हो, मैं आपको 5,000 देता हूँ, संगे संग रिफ्लेक्ट करता है, संगे संग, पहले के जमाने में रिफ्लेक्ट करने में ही 5 दिन लग जाता था, 7 दिन लग जाता था, तो काफी कुछ चीजें बदल गया है ना, समझ में शायद नहीं आता किसी किसी को भाई क्या ऐसा हो गया, पर सच में बहुत कुछ बदल गया सर, बहुत कुछ बदल गया, मतलब लास्ट 5-7 साल में डिजिटल कॉन्सेप्ट आने के बाद बहुत कुछ बदल गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में ना रिवोल्यूशन आ गया सर, रिवोल्यूशन, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब अभी ये रिवोल्यूशन हर एक इंसान तक पहुंच जाए तो बात एक अलग लेवल में चले जाए, अब जो फील कर सकता है सिर्फ वही, मतलब जिसको नॉलेज है ना मार्केट का, जिसको नॉलेज है फाइनेंशियल वर्ल्ड का, ओनली दे कैन फील, ऐसे बाकी लोग क्या है, पहले कैश देते थे अभी डिजिटल देते हैं, क्या बदल गया, लेकिन क्या बदला वो उनको समझ में नहीं आएगा, जो फाइनेंशियल एरिया का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि इसी को करने के लिए पहले कितना झमेला से गुजरना पड़ता था, और आज के डेट में वो झमेला कितना कम हो गया है,
जो भी हो, टैक्स ऑडिट आपको क्या बताया, अगर आपका 5% से कम भी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है या रिसिप्ट या पेमेंट हो रहा है, 10 करोड़ तक का लिमिट आपको दे रहा है, लेकिन 10 करोड़ क्रॉस कर गया तो टैक्स ऑडिट करवा लेना भाई। ओके ये भी बोला है सर, फॉर दिस पर्पस द पेमेंट और रिसिप्ट एज द केस में बी बाय ए चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय बैंक ड्राफ्ट व्हिच इज नॉट अकाउंट पे वुड बी डीम्ड टू बी द पेमेंट और रिसिप्ट एज द केस में बी इन कैश। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट वगैरह को कैश ही माना जाएगा, इस केस में बोला जा रहा है। ओके ठीक है। अच्छा सर, और किसके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी हो जाएगा, ध्यान से सुनिए सर। इन केस ऑफ एन एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE, सर ये 44AE इसमें कौन 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 आ जाता है सर? सर इसमें वो लोग आ जाते हैं जो लोग बेसिकली ट्रांसपोर्टर है, जिनका गाड़ी पे गुड्स ले जाने का, ट्रक्स वगैरह में, ट्रक ट्रेलर वगैरह में गुड्स ले जाने का काम है सर। ये देखो, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, लीजिंग गुड्स कैरेज। ठीक है, who owns not more than 10 goods carriage at any time, मतलब अगर आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक ना हो तो। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, ट्रक ट्रेलर देखे हो ना रास्ते में, एनएच पे चलोगे तो आप जरूर देखे होंगे सर, ऐसे होते हैं ना ट्रेलर। नहीं, क्या क्या स्पेलिंग है ट्रेलर का? टेलर टेलर मैं सही लिखा स्पेलिंग, ऐसा टाइप का है ना, ऐसे टाइप का ट्रक है ना, या फिर ये हेवी व्हीकल्स में हो गया। ठीक है, इससे छोटा भी हो सकता है एक। हाँ बोलो। देखे जी सर, देखे। हाँ एग्जैक्टली सर, मैं बस सभी कोई देखा है, आई नो। हाँ, मेरे जैसा बुद्धू थोड़ी ना होंगे आप लोग, ठीक है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बस दिखाया। तो ये बात ये है कि ये जो गुड्स कैरेज का बात चल रहा है ना, ठीक है, तो ये गुड्स कैरेज आपका पास एट ए टाइम में 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज। ठीक है, अगर आपके पास 10 से ज्यादा हो जाए तो फिर आप 44AE में नहीं आ पाओगे। बात समझ रहे हैं ना सर? 44AE में आपका जगह नहीं रहेगा फिर। ठीक है, मतलब आप फिर आपको टैक्स ऑडिट में आ जाना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ ए पर्सन ऑफ एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE, दैट इज एन एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स, ठीक है, इस तरह का, इफ सच एसएससी क्लेम्स दैट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर वो एसएससी क्लेम करता है, ठीक है, अगर वो एसएससी क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है? अगर वो ट्रांसपोर्टर एसएससी क्लेम करते हैं दैट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर are lower than the profit and gains computed on a presumptive basis under section 44AE। अच्छा, 44AE में प्रिजम्पटिव इनकम क्लेम करने का एक कैलकुलेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे के रखा है। डोंट वरी, अभी कुछ देर बाद ना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी बस प्रोविजन समझो कि इफ सच एसएससी क्लेम्स दैट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशंस business in the relevant previous year are lower than the profit and gain computed on a presumptive basis, मतलब presumptive से भी कम है अगर आपका इनकम। ठीक है, presumptive इनकम में क्या बोला है ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में, मतलब 44AE के केस में अगर 1000 पर टन का हिसाब दिया है सर, क्या बोला, 1000 पर टन का इनकम है। ठीक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे के रखा। अगर आप 44AE में हो तो आप मैक्स टू मैक्स 1000 पर टन के हिसाब से आपका इनकम कैलकुलेट गवर्नमेंट कर लेगा, इनकम टैक्स वाले कर लेगा। 1000 पर टन वो भी ग्रॉस व्हीकल वेट के हिसाब से या फिर अनलैडेड, मतलब खाली गाड़ी का जो वेट है उसके हिसाब से। ठीक है, ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडेड वेट इन केस ऑफ ईच हेवी गुड्स व्हीकल। ये थोड़ा भारी व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं। ये हेवी गुड्स व्हीकल क्या होता है, अनलैडेड क्या होता है, मैं आपको अभी 2 मिनट बाद समझाता हूँ। अगर गाड़ी हल्का गाड़ी है एंड 7500 फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, मतलब अगर गुड्स व्हीकल हेवी नहीं है, मतलब भारी नहीं है, छोटा हाथी पिकअप वैन देखे हो ना सर? हाँ सर, पिकअप वैन, छोटा हाथी, आपका छोटा हाथी, देश का छोटा हाथी, टाटा एस, इस तरह का गाड़ी, तो 7500 हर व्हीकल का इनकम माना जाएगा, या उससे हायर भी हो सकता है। तो 7500 फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर व्हिच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी। व्हीकल का ओनरशिप एसएससी के पास में होना चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टर पार्टी के पास होना चाहिए। तो अगर आप इससे भी कम इनकम बताते हो, ठीक है, अगर आपका इनकम इससे भी कम होता है तो इन दैट केस भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है। ठीक है,
If such assessee claims that the profits and gain from business in the relevant previous year lower than the profits and gain computed on a presumptive basis under section 44AE, ठीक है, तो ये रही बात। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव में शिफ्ट हो जाते हो और 1000 से ज्यादा चल रहा है या 1000 चल रहा है पर टन के हिसाब से, इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा, 44AE का कैलकुलेशन सिखाऊंगा सर आज आपको, ठीक है। तो आपको बड़ा समझ में आएगा अच्छे से कि क्या खेल चलता है, कि किसी का अगर 10 गाड़ी है, 10 से कम गाड़ी है, उससे ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा। वेट सर वेट, बताता हूं। लेकिन अभी प्रोविजंस तो समझ में आया होगा ना, कि अगर ट्रांसपोर्टिंग में है तो इन दैट केस प्रिजम्पटिव के हिसाब से अगर भारी व्हीकल है तो 1000 पर टन के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, हल्का गाड़ी है तो फिर पूरा मंथ का 7500 लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्लेम करता है कि उसका इनकम उससे भी कम है तो इन दैट केस उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है, ठीक है। समझ में आया ना सर, बोलो इतना तक समझ में आया, बाकी प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। अरे हाँ सर। अच्छा, और एक बात, इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसेसी कैरिंग ऑन बिजनेस हुज टोटल रिसिप्ट, जिसका टोटल रिसिप्ट 200 लाख से भी कम है, सर क्या बात करते हैं 200 लाख मतलब 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ से भी कम है, मतलब इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 200 lakh and who has opted for section 44AD, who has opted for section 44AD, 2 करोड़ से कम है और अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में हो इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर, से फॉर एग्जांपल 2021 अर्लियर प्रीवियस ईयर, मतलब जैसे अभी क्या चल रहा है, करंट प्रीवियस ईयर 21-22 चल रहा है, ठीक है, तो अर्लियर प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 2021। अगर आप अर्लियर प्रीवियस ईयर में प्रिजम्पटिव स्कीम में थे तो इस केस में भी आपको स्पेशल करके देखा जाएगा। तो इसमें क्या बता रहा है, इफ इट डिक्लेयर्स, और अगर ऐसे केसेस में ये बंदा डिक्लेयर करता है, कौन, ये जिनका प्रिजम्पटिव स्कीम में था 2 करोड़ से कम में था, ठीक है 200 लाख से कम में था, मतलब लेस देन इक्वल्स टू था, अप टू 2 करोड़ था। इफ इट डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर, इफ इट डिक्लेयर प्रॉफिट्स फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर, से प्रीवियस ईयर 21-22, not in accordance with section 44AD, not in accordance with the section 44AD, section 44AD क्या है सर, सेक्शन 44AD क्या हो गया, प्रिजम्पटिव स्कीम, ठीक है, दैट इज ही डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 8% और 6%। सर ये 8 और 6% कहां से आ गया, सर एक्चुअली प्रिजम्पटिव स्कीम में जो पेमेंट किया जाता है ना, ऐसे में आपको 44AD को स्पेशली नहीं बताया अभी तक, 44AD के अंदर ही 44AD को समझा रहा है, इसलिए मैं अभी तक रेट नहीं बताया था, ठीक है अभी बता देता हूँ। 44AD में अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस का काम करते हो, ठीक है, तो फिर आपको ग्रॉस रिसिप्ट का या टर्नओवर का 8% प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स देना होगा, प्रॉफिट 8% माना जाएगा। और अगर आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन, मतलब अगर आप मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, बैंक पेमेंट के थ्रू से करते हो, तो 6% टोटल टर्नओवर का प्रॉफिट मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास प्रूफ है तो 6%, प्रूफ नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो 8%, ठीक है। तो क्या बता रहा है, इफ इट डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर से 2021-22 नॉट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 44AD, मतलब प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से नहीं है, दैट इज ही डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 8% और 6%, मतलब वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसका प्रॉफिट 8% से भी कम है या 6% से भी कम है, जो भी केस होगा, ठीक है, एज द केस में बी इन दैट ईयर, देन ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 44AD। तो फिर इन दैट केस वो 44AD में नहीं आ सकता, वो भी कितना दिन के लिए, फॉर 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर आफ्टर द ईयर ऑफ सच डिफॉल्ट, मतलब जिस ईयर में आपका डिफॉल्ट होगा, ठीक है, उस ईयर के बाद अगला 5 साल, दैट इज फ्रॉम 22-23 से लेके 26-27 तक, 22-23 से लेके 26-27 तक आप प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आ सकते फॉर द ईयर ऑफ डिफॉल्ट, दैट इज 21-22। आपका डिफॉल्ट कब हुआ है, 21-22 के बेसिस पे, एंड 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर, दैट इज 22-23 से लेके 26-27 ही हैज टू मेंटेन। और इस केस में जैसे ही वो प्रिजम्पटिव स्कीम में फेलियर हो जाएगा ना, क्योंकि वो 8% से भी कम दिखाएगा या 6% से भी कम दिखाएगा, क्योंकि प्रिजम्पटिव का नियम यही है कि आपको कम से कम 8% या 6% प्रॉफिट, मतलब टर्नओवर का परसेंटेज ही प्रॉफिट मानना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक 44AD का क्लियर कट डिस्कशन चालू नहीं किया, ठीक है, आधा अधूरा सा चल रहा है। मैं 44AD अभी आऊंगा सर, तो आपको मैं 44AD को एकदम क्लियरली बताऊंगा, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। लेकिन इतना समझ लो कि अगर कोई 44AD मेंटेन नहीं कर पाता है किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जाके, ठीक है, प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं रह पाता है, तो फिर अगला 5 साल तक उसको
प्रिजम्पटिव स्कीम में आने का और कोई मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे केसेस में सिर्फ मौका ही नहीं, ही हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मली प्रिजम्पटिव स्कीम में अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन इस केस में उसका अकाउंट्स मेंटेन करने का फिर से जरूरत पड़ जाएगा अंडर सेक्शन 44AA, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक एक कैलकुलेशंस भी कराया था 44AA का, कराया था ना? 44AA का कैलकुलेशंस कराया था कि नहीं कराया था? क्या रे सर, बोलो ना, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भूल गए या फिर बोलो हाँ या ना? अच्छा देखो, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन तो करना पड़ेगा ही, और साथ में ऑडिट भी करना पड़ेगा। इफ हिज इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट से भी ज्यादा होता है। बेसिक लिमिट क्या है सर? 2.5 लाख। बेसिक लिमिट क्या है? 2,50,000 सर। अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट से भी ज्यादा हो जाता है, मतलब 2,50,000 से ज्यादा हो जाता है, और अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर भी नहीं आ पाते हो, ठीक है, तो फिर इन दैट केस आपका जो भी बिजनेस है आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। बात समझ गए सर? पूरा तो नहीं समझे, क्योंकि अभी भी मैं कैलकुलेशन नहीं कराया, ठीक है, बस प्रोविजंस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा आधा अधूरा फीलिंग हो रहा होगा। डोंट वरी, ये आधा अधूरा फीलिंग भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रोविजंस रीड कर रहे हैं आपके साथ। टैक्स का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है, टैक्स इज नॉट जस्ट प्रोविजंस, प्रोविजंस के ऊपर बेस करके कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अभी कुछ देर बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा सर, ठीक है। 44AB ये तो बिजनेस की बात थी सर, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं तब से ये बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये उनके बारे में बात कर रहा था इन केस ऑफ कैरिंग बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका टैक्स ऑडिट का क्या खेल है। लेकिन सर अगर आप प्रोफेशन करते हो, अगर आप कोई प्रोफेशन संभालते हो, सर प्रोफेशनल्स मतलब जैसे कि आप लोग बनने जा रहे हो सर, ठीक है, चार्टर्ड सीएस सीएमए, ठीक है, तो देखो और भी प्रोफेशंस है जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझा के रखा था। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशंस, अगर आप कोई प्रोफेशन संभालते हो तो आपके केस में ऑडिट आएगा क्या? एकदम बिल्कुल आएगा। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, और अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन में एनुअली 50 लाख से ज्यादा होता है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर में, जो भी आपका कैलकुलेशन ईयर होगा, प्रीवियस ईयर में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख को क्रॉस कर जाए सर, तो फिर आपको तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर ये प्रोफेशंस कौन कौन हो सकता है? बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो भी प्रोफेशंस के अंडर में आते हैं। या फिर आप ऐसे सोचो, इन केस ऑफ एन एसएससी कैरिंग ऑन ए नोटिफाइड प्रोफेशंस अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1, जैसे कि लीगल मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब जो लोग लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स है, अकाउंटेंसी मतलब चार्टर्ड एंड सीएमए, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। सर सीएस अकाउंट्स के अंदर नहीं आता, सीएस को अलग से सीएस के नाम से पुकारा जाता है। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, whose gross receipts less than equals to 50 लाख, ओके, इसका ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से भी नीचे है, ऐसे केसेस में वो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर आ सकता है। If such resident claims that the profits and gains from such professions in the relevant previous year lower than the profits and gains computed on a presumptive basis under section 44ADA, मतलब प्रोफेशंस का प्रिजम्पटिव है सर 44ADA, इसका भी चर्चा बाकी है। जैसे 44AD का चर्चा बाकी है, वैसा 44ADA का चर्चा भी बाकी है, मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं सर 44AB के तहत कि टैक्स ऑडिट किसका किसका जरूरी है। तो ऐसे तो 50 लाख से ऊपर प्रोफेशंस में इनकम होने से ही एनुअली प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नोटिफाइड कैटेगरी में है और अगर वो क्लेम करते हैं कि उसका इनकम 50 लाख से नीचे है, ठीक है, और 50 लाख से नीचे है और वो प्रिजम्पटिव स्कीम से भी नीचे बता रहे हैं, लोअर देन द प्रॉफिट्स एंड गेन्स कंप्यूटेड ऑन ए प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44ADA, तो फिर इन दैट केस 50% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट, जो 44ADA का नियम है ना सर, अगर आप कोई मतलब प्रोफेशनल्स हो तो अगर आप जो भी प्रॉफिट करो मतलब ग्रॉस रिसीप्ट करोगे, से फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉस रिसीप्ट है 50 लाख, ठीक है, तो 50 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 25 लाख, ठीक है, इसी को आपका प्रॉफिट माना जाएगा। मतलब 50% खर्चा में चला जाएगा, 50% प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स देना है। 50 लाख अगर आपका इनकम हो रहा है उस पर से 25 लाख मान लेंगे। ये 44ADA बताते हैं।
ये 44 ADA बताते हैं। और अगर आप बोलते हो कि भाई आपका उससे भी कम आ रहा है, तो इन दैट केस आपको भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है, बिकॉज आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर भी नहीं हो, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव में नहीं हो, ठीक है, प्रिजम्पटिव में क्या है कि 50% में कट जाता है ना, तो फिर आपको तो अकाउंट्स का हिसाब दिखाना पड़ेगा, तो फिर इन दैट केस आपको अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और अगर आपका बेसिक लिमिट भी क्रॉस करता है, मतलब ये बात तो एकदम नॉर्मल है सर कि आपका जो बेसिक इनकम टैक्स लिमिट है दैट इज 2,50,000 से ज्यादा इनकम आपका एनुअली होना चाहिए, ठीक है। आपका एनुअल इनकम करंट लेवल में 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप टैक्स ऑडिट करवा लेना, अदरवाइज जरूरी नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख एनुअल मिनिमम सर बात है, मिनिमम बात आज के डेट में, उसके लिए तो गवर्नमेंट किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप क्लेम करते हो कि आपका प्रिजम्पटिव से भी कम हो रहा है, ठीक है, दैट इज 50% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट से भी आपके इनकम कम दिशा में जा रहे हैं, तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपको टैक्स ऑडिट करवाने के लिए बोलेगा और अकाउंट्स में मेंटेन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या हो गया फिर प्रोफेशंस का 50 लाख से ऊपर का जाने से ही 44A भी आपको टैक्स ऑडिट करने के लिए बोलेगा। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल्स कैटेगरीज में आ जाते हो, तो इन दैट केस आपके केस में अगर आप 44 ADA जो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर आता है उससे भी कम अगर क्लेम करते हो, तो फिर इन दैट केस आपको अकाउंट्स मेंटेन भी करना होगा और साथ में ऑडिट भी करना होगा, और साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपका बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो था ऑडिट किसके लिए करना है, ठीक है। ऑडिट करने के बाद क्या करना है सर, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। द पर्सन मेंशन्ड अबव वुड हैव टू फर्निश बाय द स्पेसिफाइड डेट अ रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होगा। फॉर दिस पर्पस द बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड रूल 6G फॉर्म 3CA 3CB 3CD containing the forms of audit report and particulars to be furnished with CBDT, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को फर्निश करना होगा। अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर स्टैट्यूट्स, ये बात भी थोड़ा ध्यान से देखिए सर। मानिए कि वो जो पर्टिकुलर जिसके आप अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए बोल रहे हैं, टैक्स ऑडिट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कौन बोल रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, लेकिन उसका अकाउंट्स किसी और रूल के हिसाब से ऑडिट हो रहा है। जैसे कंपनीज के केस में, कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट लग जाता है, कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है ना। कंपनी लॉ में आप लोग जानते हो, उसमें भी एक पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा कंपनी लॉ के अंदर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स बोल के, ठीक है, इसमें कंपनीज को ऑडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है, मैंडेटरी है ऐसे कंपनी के लिए ऑडिट। तो सवाल ये उठता है कि अगर कंपनीज को कंपनीज एक्ट के थ्रू से ऑडिट करना पड़ रहा है, तो क्या उसको फिर से टैक्स ऑडिट दिखाने का जरूरत है? नहीं सर, तब जरूरत नहीं है, तब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और लॉ के हिसाब से ऑडिट करवा रहे हो। इसलिए क्या बता रहे हैं, देखो, इन केसेस वेयर द अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय और अंडर एनी अदर लॉ बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, इट विल बी सफिशिएंट, it will be sufficient if the person gets his accounts audited under such other law before the specified date and also furnished by the said date the report of audit in the prescribed form in addition to the report of audit required under such other law। एकदम क्लियर कट बताते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपलसरी ऑडिट डज नॉट इंप्लाई ए सेकंड और सेपरेट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर कंपलसरी ऑडिट होता है ना, जैसे कंपनीज के केस में ऑडिट कंपलसरी है, कंपनीज के केस में ऑडिट कंपलसरी है, नॉन कंपनीज के केस में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाने से ही ऑडिट करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट जिसको हम लोग अलग से बोलते हैं। तो कंपनीज के केस में कंपनीज whose accounts are already required to be audited under Companies Act 2013 the provisions only require that companies should get their accounts audited under the Companies Act 2013 before the specified date in addition to the report required to be given by the auditor under Companies Act 2013 and furnish the report for tax purpose in this prescribed in this behalf of CBDT, ठीक है। मतलब अगर वो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट करवा रहा है अपना, उसको अलग से टैक्स ऑडिट करवाने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी कंपलसरी या स्टैट्यूटरी ऑडिट करवा रहा है, तो फिर उसके लिए टैक्स ऑडिट करवाने का क्या जरूरत है। ये टैक्स ऑडिट उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है जिसका मैंडेटरी और कोई ऑडिट नहीं है, लाइक कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट या कंपलसरी ऑडिट लाइक कंपनी जैसा कुछ बात है नहीं, ठीक है। नॉन कंपनीज के केस में, ज्यादातर केस में, पार्टनरशिप बिजनेस के केस में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जा रहा है या फिर 10 करोड़ से ज्यादा हो जा रहा है, जो भी केसेस है, जो भी मैं आपको समझा के आया, इन दैट केस आपको टैक्स ऑडिट एज पर 44A भी करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप कंपनीज एक्ट 2013 में कर रहे हो तो नो, नॉट नेसेसरी, स्पेशली फॉर कंपनीज। बोलो सर, बोलो, बहुत सारा बात कर दिया, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो भी बताओ।
आया सर। सभी को आया? बोलो सर, बोलो, कोई डाउट रहे तो बोलो। Yes, sir. है दादा। ओके सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशंस पे आना है जल्दी जल्दी। अच्छा, स्पेसिफाइड डेट तो आपको मैं बोला, जो रिटर्न फाइलिंग डेट है उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, स्पेसिफाइड डेट इसके मतलब क्या है? इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर और years relevant to any assessment year means the date 1 month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139 subsection 1। तो ये फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम का एक पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर, उसके अंदर मैं आपको ये सब डेट के बारे में और क्लैरिटी से बात करूंगा। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन एसएससी अदर देन कंपनीज, अगर आप कंपनी नहीं हो तो फिर आपका रिटर्न फाइलिंग का नॉर्मल जो डेट है दैट इज गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इज 31st October of the relevant assessment year, and the specified date of tax audit would be 30th September of the relevant assessment year। ठीक है, required to get their accounts audited is 31st October of the relevant assessment year, तो फिर specified date for tax audit would be 30th September of the relevant assessment year। ठीक है, ये है बात, 30th September of the relevant assessment year, ये नॉर्मली स्पेसिफाइड डेट का मतलब होता है। ओके, पेनल प्रोविजंस भी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगाया जाएगा। ये पेनल्टी का रेट मैं आपको बाद में बताता हूँ। डिस्कशन पेनल्टी रिलेटेड फाइनल लेवल में बहुत चर्चा होता है। अच्छा सर, इतना देर से मैं आपको 44AB समझा रहा था कि किसके किसके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है नहीं है। ठीक है, मतलब किसको, जैसे एज पर बिजनेस किसके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है, एज पर प्रोफेशंस टैक्स ऑडिट कब जरूरी है। ठीक है, और अगर आप बिजनेस प्रोफेशंस के केस में कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आपने देखा। ठीक है, तो इस पूरा पॉइंट को पढ़ते के टाइम पे ये 3 सेक्शन बड़ा तंग किया ना सर। बीच बीच में जो मुश्किल खड़ा कर रहा था 44AB के अंदर, ऐसे तो टैक्स ऑडिट करने के लिए बोल रहे हैं 44AB, लेकिन बीच में अड़ंगा कौन कर रहा है? या तो 44AD आ जा रहा है, या तो 44AD आ जा रहा है, या फिर 44AE आ जा रहा है। तो ये 3 सेक्शन क्या है? ये 3 सेक्शन क्या है जिसके बारे में मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ कि सर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका डिटेल्स बताऊंगा, तो वही मैं बताने के लिए अभी आ गया। ठीक है, 44AD, ADA एंड 44AE। ठीक है, ये 3 सेक्शन क्यों झमेला कर रहा था इतना देर से, 44AB के बीच में आ रहा था। ठीक है, अब क्यों आ रहा था इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सर स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ठीक है, प्रिजम्पटिव बेसिस सर मतलब, प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब मैं आपको बोला ना, प्री एज्यूम बेसिस। ठीक है सर, ये कैसे होगा सर? इनको एडवांस में देना पड़ता है और प्रिजम्पटिवली देना पड़ता है। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो, तीनों सेक्शन एक साथ, हाँ तीनों सेक्शन एक साथ करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, कंसिडरेशन रखिए, बड़ा ही वाइटल एरिया है, समझ में भी आ जाना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी होना चाहिए। एलिजिबल एसएससी कौन कौन है? ये एलिजिबल जो 44AD में आ सकते हैं, 44AD में आ सकता है, या फिर 44AE में आ सकता है। ठीक है, 44AD में पहले बात कर लेते हैं सर। रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब रेसिडेंट कौन है? जो लोग इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ चुके हो। ठीक है, जो नहीं पढ़ा उनको मैं बोलूंगा सर मैं आपको क्लास शेयर करता हूं, आप एक बार कर लो, फिर बाद में लाइव में फिर से जब कराऊंगा ना रिविजन्स के टाइम पे फिर से करा दूंगा। ये रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब सिंपल बात है, इंडिया में 182 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस का, उसमें डिटेल्स में बताया गया है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, ये नॉर्मल सिटीजनशिप जैसा नहीं है सर। ठीक है, सिटीजनशिप अलग होता है, रेसिडेंट अलग होता है। ठीक है, ये रेसिडेंट है सर, वो पूरा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज फुल्ली ऑन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स एक्ट। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज जॉइंट फैमिली बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। ये भी सिखाया जाता है सर रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है सर। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो हर किसी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। स्टार्टिंग चैप्टर्स में आते हैं, बेसिक चैप्टर्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जिनका अभी मिस है या फिर नहीं कर पाए या फिर अभी नहीं हुआ बाद में करना है, सभी को शेयर करना चाहता हूं। आप लोग जरूर एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस को अच्छे से देख लें, बिकॉज ये हर चैप्टर के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस घूम फिर के आ ही जाएगा। ठीक है,
और जिनका एक बार हो चुका है रिविजन करना चाहते हैं, रिविजन्स भी कर लो, ठीक है, बहुत वाइटल एरिया है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म, बट सर नॉट LLP। सर LLP मतलब, LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर इट्स अ न्यू वे ऑफ पार्टनरशिप, इनको इसके अंदर नहीं लाएगा, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको कंपनी जैसा फीलिंग दिया जा रहा है आजकल, तो इसको इसके अंदर नहीं लाया गया। मतलब अगर आप LLP हो तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। ये प्रिजम्पटिव में कौन आ सकता है सर? इंडिविजुअल, हम आप जैसे इंसान जो इंडिविजुअल लेवल में कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे बोलो सोल प्रोप्राइटरशिप में है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल बिजनेसमैन है। जॉइंट फैमिली बिजनेस जैसे कि एंड ब्रदर्स ऐसे होता है ना, एंड ब्रदर्स एंड सन्स, अरे एंड डॉटर्स भी आजकल चल रहा है सर। यस सर। आजकल एंड डॉटर्स भी, पंजाब में एक सिख फैमिली ने एंड डॉटर्स बोल के भी दुकान चालू किया, ठीक है। ऐसे सिख फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ सकता है, हाँ सर। सिख जैन जो ये दोनों जो है ना सर, बुद्धिज्म भी कभी कभी इंक्लूड होते हैं, बट बुद्धिज्म में इतना कुछ हमारे देश में है नहीं। तो सिख जैन ही तो पूरा एकदम इंडिया में ही मतलब भरपूर जो भी है, ठीक है। सिख जैन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ HUF। इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम या इस्लाम को नहीं रखा गया, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग माना गया है, ठीक है। तो रिसेंटली ये एंड डॉटर्स में याद आया मुझे, इसलिए मैं बोला एक बार बात आपको। एक सिख फैमिली ने पंजाब में एंड डॉटर्स बोल के दुकान का नाम रखा था, ठीक है। अच्छा, तो ये रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, बट नॉट LLP, ध्यान रखिएगा, हाँ। एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस एंड हु हैज नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। सर ये एक चैप्टर आता है एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम बोल के, ठीक है, 10AA का, जिसमें नॉट जस्ट 10, पूरा सेक्शन 10 का डिस्कशन होता है। उसमें ना अलग अलग डिडक्शंस मिलता है। ये भी एक चैप्टर में कराऊंगा या फिर अभी क्लास शेयर कर लूंगा। तो आप इतना समझो कि 10AA में आपको कुछ ऐसे इनकम के बारे में कहा जाता है कि जो आपको टोटल इनकम में शामिल नहीं करना है, मतलब व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब ऐसे इनकम जैसा फीलिंग आएगा बट इनकम नहीं है। लाइक एग्रीकल्चर इनकम का भी एक एरिया है। तो सेक्शन 10AA में भी ऐसे कुछ इनकम के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया गया है उस पर्टिकुलर सेक्शन 10 के अंदर। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि who has not claimed deduction under section 10AA और चैप्टर 6 से, ये चैप्टर 6 से क्या है, सी का एरिया है, 80C से 80U। मतलब अगर ये SSC किसी भी तरह का डिडक्शन क्लेम नहीं किया, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 80C का या 80U का हो, ठीक है, मतलब जो नॉर्मली डिडक्शंस मिलता है, ऐसा किसी भी तरह का क्लेम इन्होंने नहीं किया है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ठीक है, आपने किसी भी तरह का डिडक्शन क्लेम नहीं किया, तो ऐसे केसेस में 44AD आपके लिए लागू हो जाएगा। मतलब आप प्रिजम्पटिव स्कीम में इनकम टैक्स भर सकते हो। सर कितना भरना पड़ेगा, वेट करो ना, समझाते हैं ना कि प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और प्रॉब्लम ही क्या है और क्यों ये प्रिजम्पटिव स्कीम लाया गया है, आपको दोनों समझाता हूं मैं। फिर आ जाता है सर 44ADA, ठीक है। सर ये लोग कौन है? अच्छा, 44ADA पढ़ने से पहले 44AD का कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AD, मतलब कौन कौन 44AD के अंदर नहीं आ सकता। ध्यान से सुनिए, ये पर्सन कैरिंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44AA के अंदर बताया था ना अभी कुछ देर पहले, ठीक है, जैसे कि वो प्रोफेशन जो अकाउंट्स का प्रोफेशनल करते हैं, ठीक है, जो मेडिकल लीगल प्रोफेशंस करते हैं, इंजीनियरिंग का प्रोफेशंस करते हैं, ये लोग प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कि चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग नहीं आ सकता। ये पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज, जो कमीशन ब्रोकरेज में इनकम करते हैं वो नहीं आ सकते। ए पर्सन ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, जो एजेंसी बिजनेस चलाते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंचाइजी टाइप का जो बिजनेस होता है ना, फ्रेंचाइज लेते हैं, वैसा टाइप का जो एजेंसी बिजनेस चलाते हैं, ये भी प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आ सकता, ठीक है। 44AD में ऐसा कुछ एक्सेप्शनल बोला गया है कि कौन कौन प्रिजम्पटिव बिजनेस स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये तो गया 44AD का एरिया। अब सर बात ये है सर कि अब बात करते हैं आपसे 44ADA के अंदर, ठीक है, कि 44ADA में कौन कौन एलिजिबल हो सकता है प्रिजम्पटिव स्कीम में। सर ये प्रोफेशनल्स है, ये बिजनेसमैन नहीं, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, बट LLP नहीं आएगा इसमें। एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन,
अंडर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1, ठीक है, उसको इसके अंदर रखा गया, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर आपको दिखाया गया ना कि इसके अंदर 44A सबसेक्शन 1 में प्रोफेशनल्स को नहीं रख सकते क्योंकि वो प्रोफेशनल्स है, इसलिए उसको बिजनेस कैटेगरी में नहीं रखा गया, लेकिन वो इधर आ गया सर, ठीक है। वो बिजनेस वो प्रोफेशनल कैटेगरी बंदे 44ADA में आ जाते हैं, 44ADA में आ जाते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाता है देखो, पूरा एक लंबा लिस्ट है, देख लो मोटा मोटी। लीगल प्रैक्टिशनर्स जैसे कि लॉयर्स वगैरह, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर, इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स, इंजीनियर प्रोफेशनल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल्स, प्रोफेशंस ऑफ अकाउंटेंसी लाइक चार्टर्ड एंड CMA, ठीक है, टेक्निकल कंसल्टेंसी जिनके पास किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज हो, और इंटीरियर डेकोरेशंस, नोटिफाइड प्रोफेशंस, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, नोटिफाइड प्रोफेशन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट, और कौन है नोटिफाइड में, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, इनको भी नोटिफाइड किया गया है। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT प्रोफेशनल्स, ठीक है, मतलब पर्सनली IT प्रोफेशनल्स रिलेटेड प्रोफेशंस करते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, ऐसे लोगों को मतलब 44ADA के तहत प्रिजम्पटिव स्कीम में आने का मौका मिलता है। मतलब आपको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत ना भी पड़ सकता है और आप डायरेक्टली सरकार के घर में टैक्स जमा कर सकते हो विदाउट मेंटेनिंग अकाउंट्स। टैक्स ऑडिट में भी आपको छूट मिल सकता है विद सर्टेन लिमिटेशन, है ना, टैक्स ऑडिट में भी छूट मिल सकता है ना, अभी पढ़ के आए, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। तो वही देखना है कि 44ADA में क्या क्या खेल है। और अच्छा, 44ADA में कौन कौन आ सकता है ये तो समझ में आ गया होगा, अरे तो समझ में आ गया ना कि किसको किसको 44ADA में जगह मिला है, बोलो ना। यस सर। फिर बात करते हैं सर 44AE का। AE में कौन आ सकता है, मैं अभी आपको इससे पहले भी बोल दिया, एन एसएससी ओनिंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, आपके पास खुद का ट्रक है, ठीक है, ट्रक ओन करते हो, ट्रक, ट्रेलर, छोटा हाथी जो भी हो, मतलब चाहे वो हेवी व्हीकल हो, लाइट व्हीकल हो, ठीक है, जो भी आप ओन करते हो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर 10 से कम है तो 44AE के तहत आप भी प्रिजम्पटिव स्कीम में सरकार के घर में इनकम टैक्स देने के लिए इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठते, ये तो हो गया एलिजिबल एसएससी, अब बात करेंगे सर एलिजिबल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। देखो ध्यान से, एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 44AE, मतलब वो कौन वाला सर, ट्रांसपोर्टर वाला जिसके पास 10 से कम व्हीकल्स है सर, ठीक है। एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 44AE जिसका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स इन द प्रीवियस ईयर 200 लाख से कम है या इक्वल्स है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 200 लाख का इनकम है, वो प्रिजम्पटिव स्कीम में आ सकता है। एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 44AE, मतलब 44AE मतलब ट्रांसपोर्टर जिनका 10 से कम गुड्स व्हीकल ओन जो कर रहा है, ठीक है, इनको छोड़ के जिनका इनकम 200 लाख से कम हो रहा है, 200 लाख मतलब 2 करोड़ से लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़ है, वो प्रिजम्पटिव स्कीम में आ सकते हैं। सर अगर कोई प्रोफेशन संभालते हैं 44AA सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है, जिनका ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है एनुअली, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 50 लाख से कम ग्रॉस रिसीप्ट होना चाहिए, मतलब चाहे चार्टर्ड हो, लीगल लॉयर्स हो, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो, फिल्म आर्टिस्ट इन कंसल्टिंग हो, किसी भी तरह का टेक्निकल कंसल्टेंसी करता है, ठीक है, किसी भी तरह का इंजीनियरिंग कंसल्टिंग करता है, प्रोफेशनल्स है, ठीक है, 50 लाख से कम में आते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 50 लाख में आते हैं, ये प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं। और अगर बात 44AE का है, जो बेसिकली बिजनेस ऑफ अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज करते हैं, वो सारे के सारे आ सकते हैं, बट वही शर्त है कि 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर, मतलब 44AE के अंदर। अच्छा, अब प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में क्या बोला है, देखो सर, प्रिजम्पटिव इनकम ये 44AD चल रहा है, ठीक है, ये कॉलम 44AD का है, ये कॉलम 44ADA का है, और ये कॉलम 44AE का है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तो 44AD, ADA, AE, सर आपको कितना इनकम शो करना चाहिए, सर 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट, और सम हायर देन द सम अफोरसेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी, मतलब जितना आपका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर होगा उसका 8%, मतलब आप ऐसे सोचो कि टर्नओवर का 8%। अगर आप 1.5 करोड़ टर्नओवर करते हो, 1.5 करोड़, तो इसका 8% कर लेना, ठीक है, 1.5 करोड़ का 8% आपका इनकम माना जाएगा,
44 AD में बता रहा हूँ सर, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये 8% 6% भी हो सकता है क्या, और 8% 6% में भी शिफ्ट हो सकता है सर। कब सर, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, मतलब ऑनलाइन मतलब बैंकिंग के थ्रू से, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं, आपका कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम है, और आपका ट्रांजैक्शंस अगर ऑनलाइन में होता है, लाइक अकाउंट पे चेक के थ्रू से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू से, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से, बैंक अकाउंट के थ्रू से, इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक यूपीआई वगैरह के थ्रू से, तो इन दैट केस आप टोटल टर्नओवर का 6%, मतलब 1.5 करोड़ का 6% आप कर सकते हो। सर कौन सा अच्छा है, 8% अच्छा है कि 6% अच्छा है इनकम शो करने के लिए? 6%। ऑब्वियसली, है ना। लेकिन 6% तभी करोगे जब आपका फ्रेश इनकम हो, मतलब आपका इनकम में कोई या तो फ्रेश है या फिर आपका कैश ट्रांजैक्शंस कम है, ठीक है। कैश के केस में ही बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, सबका बिजनेस एक नहीं होता, कस्टमर सबका सिमिलर नहीं होता, डिपेंड करता है। तो ये दोनों फर्क है कि कब 8% लगेगा और कब 6% लगेगा। अभी कैलकुलेशन के तहत ये समझाना जरूरी हो गया, मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें हैं जो मुझे एक बार कर लेना चाहिए ना सर, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अच्छा सर, अगर आप प्रोफेशनल्स हो, अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो आपका केस क्या है, 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ सच प्रोफेशन, ओके, और सम हायर देन द अफोरसेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी। मतलब अगर आप 48 लाख कमाते हो, 50 लाख से कम होना चाहिए ना, तो आपका ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख के नीचे है, तो इसीलिए मैं बोला सोचा कि 48 लाख कर देते हैं। तो 48 लाख का 50% मान लेंगे, 50% हो जाएगा आपका इनकम, और बाकी आपका खर्चा मान लेंगे। तो 48 लाख का 50% कितना हो जाएगा, 24 लाख, 24 लाख। है ना। ये आपका इनकम मान के टैक्स लायबिलिटी जमा कर देंगे सरकार के घर में, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मतलब ये प्रोफेशनल्स के केस में प्रिजम्पटिव स्कीम, ठीक है। अच्छा सर, फिर अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और आपके पास 10 मैक्सिमम 10 गाड़ी है, ठीक है, या 10 से कम है, तो फॉर ईच हेवी गुड्स व्हीकल, अगर आप भारी गाड़ी है आपके पास, लाइक ट्रक, बड़ा ट्रेलर, ठीक है, इन दैट केस आपका हिसाब माना जाएगा 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, मतलब पर टन के हिसाब से 1000 टका ग्रॉस व्हीकल वेट के हिसाब से, या फिर अनलेडेड वेट मतलब खाली गाड़ी के हिसाब से, एज द केस में भी, या तो गाड़ी में माल लोड के समय या फिर खाली गाड़ी समय, ठीक है, डिपेंड करता है क्या केस है। फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब अगर किसी मंथ में आप 100 टन माल लोड करते हो तो पर टन का 1000 टका, ठीक है, तो 100 इंटू 1000 इस तरह से हिसाब करेंगे। 100 टन माल लोड करोगे गाड़ी का, तो 100 टन का 1000 पर टन के हिसाब से काउंट होगा आपका इनकम, जितना टन आपका गाड़ी चलेगी, ठीक है। भारी गाड़ी के केस में, अगर गाड़ी भारी गाड़ी है मतलब हेवी व्हीकल है, ठीक है, हेवी व्हीकल किसको बोलेंगे, 12,000 केजी के ऊपर का गाड़ी का जो लोड होता है ना, उसको हेवी व्हीकल बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन अगर आपके पास हल्का गाड़ी है, ठीक है, जरा हल्के गाड़ी यहाँ को, मतलब ये हल्का गाड़ी मतलब लाइट व्हीकल, ठीक है, अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, तो इन दैट केस इनकम क्या बताया सर, 7,500 पर मंथ मान लेंगे, 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ, या तो पूरा महीने का या फिर जितना महीना आपके पास गाड़ी रहा है उसके हिसाब से। सर इससे ज्यादा भी हो सकता है, यस, ड्यूरिंग व्हिच सच व्हीकल ओन्ड बाय द एसएससी और एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न्ड, ठीक है, 7,500 से ज्यादा ही कमा लेते हैं लोग नॉर्मली, ठीक है, तो जो भी ज्यादा कमाएगा वो हायर अमाउंट लिया जाएगा, ठीक है। अगर 7,500 से ज्यादा हायर अमाउंट कमाएंगे तो उसी को इनकम मानेंगे। सर कौन बताएगा, अरे सर वो कैलकुलेशन करने से भी निकल जाता है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं ना, दे नो एवरीथिंग, अब जरूरत पड़ने से बातचीत करने से निकल के आ जाता है। नॉर्मली देखो भाई, छोटा मोटा लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े लोगों को केस में प्रॉब्लम में फंस सकता है। अगर आपके पास 10 ट्रक है, इसका मतलब आप कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, अच्छा खासा कमा लेते हो, तो इन दैट केस आपके लिए एक मुश्किल सामने आ सकता है, क्योंकि आप छुपाने का कोशिश करोगे। तो ये रहा क्लेम करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब आप क्या इनकम दिखा सकते हो, इसका हिसाब किताब। तो ये था 44 AD, ADA एंड AE का एरिया, ठीक है, ADA एंड AE का एरिया। सर यहाँ पर एक पॉइंट बोले सर, नॉन अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शंस व्हाइल कंप्यूटिंग प्रिजम्पटिव इनकम। जब प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेशन किया जाता है तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको डिडक्ट करने का नहीं मिलता। डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 30, जो हम लोग अभी पहले के क्लासेस में पढ़ के आए सर, सेक्शन 30 से लेके 38 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट एंड नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड। 30 से 38 तक का फुल इफेक्ट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और किसी भी तरह का डिडक्शन अलाउ नहीं करेगा।
इवन इन केस ऑफ ए फार्म, अगर कोई फार्म चलाते हैं कोई, इवन इन केस ऑफ ए फार्म सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स इज नॉट डिडक्टेबल। इवन इन केस ऑफ ए फार्म सैलरी एंड इंटरेस्ट, मतलब ये किसके केस में, ये जो मैं अभी बताया आपको, ये किसके केस में बोलो तो, ये 44AD का बात कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के केस में, और ये 44ADA के केस में बता रहे हैं, मतलब प्रोफेशंस के केस में। ठीक है, ये बिजनेस है और ये प्रोफेशंस है। ठीक है, इनके केस में भी सेम टू सेम, इवन इन केस ऑफ ए फर्म सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स इज नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, मतलब वो भी डिडक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, किसमें, जब आप प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट करोगे। इन केस ऑफ ए फर्म, अगर आप मतलब अगर आप 44AE के अंदर आ जाते हो, मतलब ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस है, पर ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस है, 44AE में आप काउंट होते हो। इन केस ऑफ ए फार्म, अगर आप पार्टनरशिप भी चलाते हो साथ में, सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स इज डिडक्टेबल, मतलब इस केस में सैलरी जो भी पे करोगे वो डिडक्टेबल है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, कुछ कंडीशंस या लिमिट है जो सेक्शन 40B के तहत देखा जाता है। ठीक है, तो बाकी दोनों के केस में डिडक्शन करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, 44AE में फिर भी मौका मिल सकता है कंडीशंस के हिसाब से। WDB का भी कुछ केस बोला है, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट। प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको WDB भी देखना पड़ता है। WDB मतलब डिप्रिसिएशन देने के बाद एसेट का वैल्यूएशन। आप लोगों को मैं डिप्रिसिएशन पढ़ा के आया सेक्शन 32 में। WDB मतलब रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट आफ्टर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन वगैरह ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस एंड प्रोफेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द एलिजिबल एसएससी एंड हैड क्लेम्ड एंड हैड बीन एक्चुअली अलाउड डिप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन क्लेम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये सभी चीजों में ना शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सर। क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत है? रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स का जो मेंटेनिंग का बात है। ठीक है, किसी भी अकाउंटेंट को अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन का बात करते हैं सर 44AD के हिसाब से। मतलब अगर आप 44AD के तहत सोच रहे हो, उसमें अकाउंट्स मेंटेन के बारे में क्या बोलो। If the eligible assessee declares profits and gains in accordance with the provisions section 44AD, मतलब प्रिजम्पटिव के हिसाब से है, he is not required to maintain books of accounts। अगर सारा का सारा प्रिजम्पटिव बेसिस में है तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में 44AA बताते हैं। ठीक है, और अगर अकाउंट्स मेंटेन करना है तो उसको ऑडिट भी करना होगा 44AB के तहत। लेकिन अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है तो 44AD में आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में आना है। आपको ये बात समझ में आया? अगर अकाउंट्स मेंटेन करना है तो 44AA के हिसाब से करना है, और साथ में आपको 44AB में टैक्स ऑडिट भी करवाना है। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है तो फिर आपको 44AD में प्रिजम्पटिव स्कीम में जाना है। हेलो सर 44AA में तो वो डिडक्शन मिलेगा ना, अलाउंस वगैरह तो मिलेगा ना सारा? हाँ हाँ, ऑब्वियसली सारा मिलेगा। ठीक है, सारा प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं मिलेगा। प्रिजम्पटिव में नहीं मिलेगा, प्रिजम्पटिव में नहीं मिलेगा, जो मैं भी आपको सिखा गया। देखो सर, एक बात समझो, यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये 44AD अगर आप बिजनेस के केस में देखते हो, अगर सबसे फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ कमाते हो, ठीक है, या 1.5 करोड़ कमाते हो, चलो ठीक है, आप 1.5 करोड़ कमाते हो, 1 करोड़ से नीचे तो नहीं होगा, 1.5 करोड़ कमाते हो। अगर आप 1 करोड़ कमाते हो, 1.5 करोड़ कमाते हो, जो भी कमाओ आप, इसका 8% आपका इनकम मान लेंगे, फिर उस पर टैक्स लेना है। या फिर अगर आप प्रोफेशन चलाते हो तो 50% इनकम मान लेंगे। मतलब अगर किसी का 48 लाख है तो फिर 24 लाख उसका इनकम मान लेंगे। मतलब आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा 44AD के तहत। लेकिन जब आप 44AA में आओगे, अब सारा का सारा डिडक्शन सब कुछ क्लेम कर सकते हो। सब कुछ क्लेम करके आप अपना इनकम 24 लाख के उससे कम भी हो सकता है ना, उससे कम भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली दोनों फर्क हो गया, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा, उसका भी एक खर्चा है। तो अगर आपको 44AA में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, टैक्स ऑडिट करवाने में ज्यादा ठीक लगता है, तो करवाओ। और अगर आपको लगता है नहीं भाई प्रिजम्पटिव में रहो, अकाउंट्स मेंटेन करने का कोई झंझट नहीं लेना है, चुपचाप अगर 44AD में है तो 8% के या 6% के हिसाब से इनकम मान लेंगे। अगर प्रोफेशंस में है तो 50% ग्रॉस प्रॉफिट और 50% ग्रॉस रिसिप्ट का 50% मान लेंगे। और अगर आप इसके पास हो, मतलब ट्रांसपोर्टर में आ जाते हो, तो उसका अलग हिसाब है, आपको मैं अभी दिखाया। ठीक है,
समझ में आ रहा है? अरे इतना सारा पॉइंट पढ़ रहे हैं तब से सर। रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ प्रोफेशंस। अच्छा नहीं, ये वाला बात कंप्लीट नहीं हुआ। इफ अदर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी से, अगर वो 44 एडी में प्रिजम्पटिव बेसिस में कर रहा है, से फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है, मतलब मानो कि ये जो 44 एडी में जो बिजनेस है वो 22-23 में प्रिजम्पटिव में डिक्लेयर कर रहा है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट, अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने बात को। if after declaring profit on presumptive basis under section 44 AB AD, ठीक है, 44 AD में किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल शिवम, अपना शिवम 44 AD के हिसाब से प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है प्रिजम्पटिव बेसिस पे, लेकिन अचानक से उसका क्या हुआ, वो सोचा कि नहीं 44 AD में डिक्लेयर नहीं करते, वो क्या शिफ्ट हो गया, वो 22-23 में नॉन डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, वो प्रॉफिट डिक्लेयर प्रिजम्पटिव बेसिस में नहीं किया, 22-23 में नहीं किया, इतना दिन से करके आ रहा था, बट 22-23 में नहीं किया, ठीक है, प्रिजम्पटिव छोड़ के निकल गया। क्या कहते हैं सर, फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर देयर आफ्टर, उसके बाद जो भी सक्सेसिव असेसमेंट ईयर आएगा, जैसे कि 22-23 के बाद 23-24, 24-25, 25-26, ऐसे चलेगा 27-28 तक, फ्रॉम 23-24 से लेके 27-28 तक, से फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 डिसेंटाइल फ्रॉम द एसएससी फ्रॉम प्रिजम्पटिव स्कीम, वो और मतलब वो और प्रिजम्पटिव में नहीं रह पाएगा, ठीक है, उसका प्रिजम्पटिव में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा 5 साल के लिए। तो से फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वो डिसेंटाइल द एसएससी फ्रॉम क्लेमिंग प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस फॉर 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर subsequent to assessment year relevant to the previous year, such non declaration, जब से वो डिक्लेरेशन चालू किया है फ्रॉम असेसमेंट 25-26, मतलब अगर 24-25 में उसने बोला कि मैं प्रिजम्पटिव डिक्लेयर नहीं किया, तो 25-26 से लेके अगला 5 साल तक 29-30 तक वो नहीं आ पाएगा 44 एडी के तहत, मतलब और प्रिजम्पटिव में नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो, मतलब जिस साल वो तोड़ देगा प्रिजम्पटिव स्कीम, उसके बाद से अगला 5 साल तक प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकता। जिस पर्टिकुलर ईयर में वो प्रिजम्पटिव से हट जाएगा, उसका अगला 5 साल से नेक्स्ट ईयर से वो और प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकता। इन सच ए केस एसएससी मस्ट हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर उसको अकाउंट मेंटेन करना है, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी 44 AA सबसेक्शन 2 के हिसाब से, एंड अपना अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना है 44 AB के तहत, अगर वो बेसिक लिमिट भी साथ में क्रॉस करता है। ये बात बार बार बोलूंगा सर, अगर बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं करता, बेसिक लिमिट मतलब 2,50,000 का इनकम अगर उसका क्रॉस नहीं करता तो जरूरी नहीं है, बेसिक लिमिट भी क्रॉस करेगा और बाकी कंडीशंस पे फुलफिल करेगा तो टैक्स ऑडिट करवा लो भाई। और अगर आप तभी जरूरी हो जाता है जब आप प्रिजम्पटिव से हट जाते हो, प्रिजम्पटिव से किसी भी ईयर में हट जाते हो, ठीक है, मतलब आप डिक्लेरेशन प्रिजम्पटिव में नहीं करते हो, अगला 5 साल तक प्रिजम्पटिव में वापस जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आई होप क्लियर। क्या रे, क्लियर कि नहीं? यस सर। सिमिलरली 44 ADA के तहत क्या है देखो, if eligible assessee declare profit and gain in accordance with the provisions of ADA, मतलब presumptive scheme, he is not required to maintain books of accounts under section 44 AA or get them audited under section 44 AB, उसे भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने तब आ जाएगा, लेकिन किंतु परंतु बंधु, if the assessee claims the profit to be lower than the profit computed by applying the presumptive rate, he has to maintain books of account other और बाकी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी है 44 AA सबसेक्शन 1 एंड 44 AB के तहत उसको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। साथ में ये भी बात है कि बेसिक लिमिट जो 2.5 लाख का है वो क्रॉस करना, जो बेसिक लिमिट है सभी के लिए इनकम टैक्स देने का, कि 2,50,000 तक इनकम नहीं होगा तो इनकम टैक्स ही नहीं देना है, तो इनकम टैक्स नहीं देना है तो फिर टैक्स ऑडिट का झमेला कौन लेगा भाई, ठीक है। सिमिलरली 44 AE के अंदर जो लोग हैं, लाइक जो ट्रांसपोर्टर वगैरह है, ठीक है, उनके केस में भी सेम टू सेम, if eligible assessee declare profits and gains in accordance with the provision of 44 AE, जो गुड्स व्हीकल के काम कर रहे हैं, he is not required to maintain books of accounts, ट्रांसपोर्टर का भी बुक्स मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन 44 AA और गेट देम ऑडिटेड, लेकिन अगर उसका किसी भी तरह से इनकम लोअर हो जाता है, अगर वो किसी भी तरह का लोअर इनकम क्लेम कर रहा है,
If the assessee claims his profits to be lower than the profits computed by applying the presumptive rate, he has to maintain books of accounts as per 44AA subsection 2 and gets them audited under section 44AB. मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम से हटके, चाहे आप कोई भी हो, आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो, आप ट्रांसपोर्टर टाइप में हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल्स हो, अगर आप नॉर्मल प्रिजम्पटिव स्कीम से हटते हो और क्लेम करते हो उससे कम आपका इनकम है, तो फिर अकाउंट्स दिखाओ, ऑडिट करवाओ। सिंपल तरीका अपनाओ सर, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशंस भी आ जाता है सर। 44AD में जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, एलिजिबल एसएससी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 44AD इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। 15 मार्च के अंदर उसको फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, या 21-22 का काम चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का या मतलब प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 15 मार्च के अंदर उसको प्रिजम्पटिव टैक्स जमा करना होगा। मतलब जो भी उसको लग रहा है कि इतना मेरा टैक्स हो सकता है, प्रीवियस लेवल से ईयर से आइडिया ले लेते हैं। अगर मैं 2021 में 25,000 टैक्स दिया था, इस बार मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है तो 30,000 दे देता हूँ, ठीक है सर। अगर ऐसा हुआ कि बाद में जाके 25,000 से कम हुआ या 30,000 नहीं हुआ, तो जो बैलेंस रहेगा गवर्नमेंट रिफंड कर देगा, ठीक है, जो बैलेंस रहेगा वो रिफंड कर देगा। मैं ये सब बातें आपको जब वो रिटर्न फाइलिंग वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो रिफंड कैसे किया जाता है, एडवांस टैक्स का एक चैप्टर भी आएगा, वो सब मैं बात करूंगा। अच्छा, तो 44AD में 15 मार्च, 44ADA में भी 15 मार्च ड्यू डेट है, एडवांस टैक्स पे करना है, ठीक है। और इसके केस में 4 इंस्टॉलमेंट का मौका मिलता है, 4 इंस्टॉलमेंट का मौका मिलता है। तो ये डेटा मैं आपको जब रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर बढ़ाऊंगा ना, तो उसमें नॉर्मल ट्रांसपोर्टर के केस में कि नॉर्मल ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इतना सारा बात है सर। सर इतना देर से बात कर रहे हैं, 44AE का एक स्पेशल बात है, हेवी गुड्स व्हीकल, तब से बोले जा रहे हैं सर। व्हाट इज हेवी गुड्स व्हीकल एज पर इनकम टैक्स? एनी गुड्स कैरेज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड्स 12,000 kg। समझ रहे हो सर? अगर गाड़ी का वेट 12,000 kg से ज्यादा है, किलोग्राम से ज्यादा है, उसको हेवी वेट व्हीकल वेट बोलेंगे, ठीक है, गुड्स, हेवी गुड्स व्हीकल। ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब क्या है? टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसेबल। जो गाड़ी का वेट है, ठीक है, ट्रक का वेट, से फॉर एग्जांपल ट्रक का वेट, और जो वैलिड लिमिट है गाड़ी में माल लोड करने का, से फॉर एग्जांपल 10 टन परमिट है, ठीक है, 10 टन गाड़ी का वेट प्लस 10 टन परमिट दोनों को मिलाना है, ठीक है। अगर 12 टन परमिट है तो 12 टन, जो भी परमिट है, ठीक है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी का, कि भाई आप इतना गाड़ी में लोड कर सकते हो परमिट के हिसाब से, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस व्हीकल वेट। और अनलेडन वेट क्या है? खाली गाड़ी बेसिकली, ठीक है। खाली गाड़ी क्या होता है? द वेट ऑफ अ व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरली यूज्ड विद द व्हीकल, जो भी चीजें उस गाड़ी के अंदर यूज किया जाता है, और ट्रेलर व्हेन वर्किंग, जब काम करते हैं, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर, उसमें ड्राइवर का वेट, अटेंडेंट मतलब खलासी बोलते हैं ना सर गाड़ी में, अरे अटेंडेंट क्या होता है? Yes, ड्राइवर sir. के साथ खलासी बोलता है सर, बड़ा फेमस वर्ड है सर खलासी, हेल्पर भी बोल सकते हो आप, बट ये वर्ड बहुत ज्यादा चलता है। ड्राइवर के साथ कौन है? खलासी, ठीक है। तो ड्राइवर, अटेंडेंट या खलासी, एंड वेयर ऑल्टरनेटिव पार्ट्स और बॉडीज आर यूज्ड द अनलेडन वेट। अगर कोई ऑल्टरनेटिव पार्ट्स और बॉडीज भी उसके अंदर, टायर वगैरह ये सब चीजें रखा जाता है ना, तो उसको खाली करो। यूज द अनलेडन वेट ऑफ द व्हीकल मीन्स द वेट ऑफ द व्हीकल विद द हेवीएस्ट सच ऑल्टरनेटिव बॉडी और पार्ट, जो गाड़ी के अंदर जुड़ा हुआ है उसको लेके ही उसका होगा, लेकिन गाड़ी से ड्राइवर अटेंडेंट हट जाएगा, माल का वेट भी नहीं रहेगा, इसको अनलेडन वेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली गाड़ी में माल नहीं है, सिंपल बात है। और ड्राइवर अटेंडेंट को भी नीचे उतरना पड़ेगा, उनको छोड़ के गाड़ी का वेट कैलकुलेशन किया जाएगा। ग्रॉस व्हीकल में ट्रक का वेट और जो भी परमिटेड सामान है उसका वेट को ऐड करके गाड़ी का वेट नापा जाएगा। और हेवी व्हीकल का मतलब 12,000 kg से ज्यादा गाड़ी का वेट है, अगर उससे नीचे होगा तो लाइट व्हीकल कैटेगरीज में आ जाएगा। बोलो सर बोलो, बहुत सारा बात एक साथ चल रहा है, दिमाग के अंदर जा रहा है कि बाहर, या अंदर बाहर क्या हो रहा है? क्या रे नील, नंदिनी, रोशनी, बोल, अभिषेक, क्या हो रहा है? Yes, sir. सब आएगा sir. ओके ओके। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट देख,
Let us consider the following particulars relating to resident individual Mr. A being an eligible assessee carrying on a retail trade business. इसका टोटल टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 2 करोड़. इसका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है. ठीक है. रिटेल ट्रेड में बिजनेस करते हैं. प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 22-23. प्रीवियस ईयर जो है असेसमेंट ईयर 22-23 है और असेसमेंट ईयर 24-25 का है. ठीक है. 2 असेसमेंट ईयर दे दिया और उसका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर दे दिया. अच्छा, असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24, 24-25. ठीक है. 22-23 से लेके 24-25 इसका पूरा जो 2 करोड़ से नीचे ही इसका इनकम मतलब टर्नओवर रहा है. ठीक है. तो टोटल टर्नओवर इधर देखो कितना है, 1.8 करोड़. 1 करोड़ 80 लाख. 1 करोड़ 80 लाख मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 1.8 करोड़ या 1 करोड़ 80 लाख. इसका कितना है 1 करोड़ 90 लाख. इसका कितना है 2 करोड़. ठीक है. अच्छा, इसका देखो अमाउंट रिसीव टू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर. 31 अक्टूबर से पहले, ठीक है, जो स्पेसिफाइड डेट के बारे में बात किया था आप लोगों से, उससे पहले इसको जो भी रिसीव हुआ इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ. इलेक्ट्रॉनिक मोड ने इसमें रिसीव किया 1.6 करोड़ का मतलब 1 करोड़ 60 लाख का. ठीक है. इसने रिसीव किया 1.45 करोड़ मतलब 1 करोड़ 45 लाख का. ठीक है. और इसने रिसीव किया इलेक्ट्रॉनिक मोड से 1.8 करोड़ मतलब 1 करोड़ 80 लाख का. ठीक है. अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये है कि टैक्सेशन के लिए इनकम कितना होगा. सवाल ये उठता है कि टैक्सेशन के लिए इनकम क्या कैलकुलेट करोगे. पहला बात है कि इसमें से किसको किसको प्रिजम्पटिव स्कीम में जाने का मौका मिलेगा. ठीक है. और वो देखने के लिए आपको इसका हिसाब भी देखना होगा. देखो, अच्छा पहला बात, ये दोनों तो 2 करोड़ के नीचे है ना. ये दोनों तो 2 करोड़ के नीचे है. Yes, sir. तो 2 करोड़ के नीचे होने से तो प्रिजम्पटिव में आप आ सकते हो, है ना. तो इसलिए देखो फर्स्ट 2 स्कीम में जो है मतलब 22-23 ये प्रिजम्पटिव में आ सकता है. बट जैसे ही वो 2 करोड़ में पहुंच गया ना वो प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकता. ऑफर्ड इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दैट इज 44 AD में 22-23 में हो सकते हो, 23-24 में हो सकते हो, पर 24-25 में आप प्रिजम्पटिव स्कीम के बाहर हो जाते हो. ठीक है. ये तो समझ गए सर. सर ग्रॉस रिसीव का परसेंटेज काउंट करो. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहेगा उसके ऊपर 6% और जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा उसके ऊपर 8%, है ना. तो 1.6 करोड़ आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में है. टोटल 1.8 करोड़ है. टोटल 1 करोड़ 80 लाख. ठीक है. 1 करोड़ 80 लाख टोटल है. उसमें से 1.6 करोड़ आपका इलेक्ट्रॉनिक पे है तो उसका 6% करना. 1.60 का 6% करो कैलकुलेटर में और बाकी जो अमाउंट है दैट इज 20 लाख का 8% करो सर. 1,60,000. ठीक है. तो टोटल करो 11,20,000. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका टैक्सेशन के लिए अमाउंट. मतलब आपका इनकम यही माना जाएगा जो टैक्सेबल इनकम है. मतलब अभी इसके ऊपर टैक्स जमा करना है. मतलब इनकम हो गया 11,20,000, इसके ऊपर अभी टैक्स जमा करना है. उसका हिसाब तो आप लोगों को पता ही है. नॉर्मली चले तो अगर किसी का इनकम 11,20,000 होता है तो उसको कितना टैक्स देना होगा. कैलकुलेट करोगे सर टैक्स लायबिलिटी. Yes, sir. जल्दी बोलो. ग्रेटर देन 2.5 मतलब अप टू 2.5 तो नील है ना सर. 2.5 लाख तक 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होता. Sir, 1,48,500 without cess. ओके. 2.5 लाख नील. ग्रेटर देन 2.5 टू 5 5%. ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड ग्रेटर देन 10 लाख. ये सब मैं बेसिक चैप्टर जब कराता हूँ तभी बता देता हूँ सर. तो इन लोगों का बेसिक मिस है, बाद में करेगा. 10 लाख के ऊपर 30%. तो इसमें क्या हो रहा है, पहला केस में कितना हो गया 2.5 लाख से 5 लाख का 5% 12,500. 5 लाख से 10 लाख का 20% मतलब 1 लाख. 1 लाख. और 10 लाख से 11,20,000 मतलब हिसाब है 1,20,000 का. इसके ऊपर 30% कितना 36,000. कितना 36,000. 36,000. 36,000. 36 ना. Yes, sir. तो 36 1 लाख और 12,500 कितना हो जाता है 1,36,000 1,48,500. 1 लाख
48 48,500 500 1,48,500 इसके ऊपर ऐड कर देना है 4% से 4%, कितना होगा 5940 5940 ऐड करके बता 1,54,440 154 440 440 154 440 मतलब 1,54,440 इतना टैक्स उसको सरकार के घर में जमा करना है। सिंपल बात है। ठीक है सर, इस तरह से कैलकुलेशन होता है। अब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे कि इतना देर से जो इतना सारा बात करे जा रहे हैं उसका कुछ तो नतीजा निकलेगा। तो ये रहा नतीजा। ठीक है। अच्छा सिमिलरली अब इसका भी कर लो। 1.9 करोड़ का है मतलब 1 करोड़ 90 लाख का है टोटल इसका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे ही है। उसमें से इलेक्ट्रॉनिक मोड में है 1 करोड़ 45 लाख का। तो एक काम करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो 6% इनकम मानेंगे, तो 1.45 करोड़ का ऊपर 6% लगाओ और बाकी जो 45 लाख है उसके ऊपर 8% लगाओ। सर समझ रहे 6% हो? में आएगा 8,70,000 कितना बोला? 8,70,000 8,70,000 ओके। यस सर। और और 8% का 45 3,60,000 ऐड करके बताओ। 12,30,000। यस सर 12,30,000 बाकी लोग भी कर रहे हो ना, मुझे सिर्फ शिवम का ही आवाज मिल रहा है। ठीक है 12,30,000 तो ये हो गया इनकम। ठीक है अब इसके ऊपर फिर से टैक्स कैलकुलेशन कर लेना और मैं नहीं दिखा सर रहा टोटल मुझे। टैक्स होगा 1,81,500 टोटल टैक्स होगा विदाउट सेस 1,81,000 विदाउट सेस 500 यस सर 181,500 सेस छोड़ के। ठीक है कोई बात नहीं। यस ठीक है सेस हो अभी जाएगा और सर। ठीक है सर। ठीक है अभी और टैक्स लायबिलिटी नहीं चाहिए, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। इस केस में देखो 1 करोड़ 80 लाख का टोटल है, इलेक्ट्रॉनिक से टोटल है 2 करोड़ का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक है 1.8 करोड़ का, तो 1 करोड़ 80 लाख का। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक चीज यहां पर देखो, क्योंकि आपका टोटल जो अमाउंट है इस केस में देखना, इलेक्ट्रॉनिक में नॉर्मली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक में नॉर्मली क्या होना चाहिए, आपको 5-6% होना चाहिए। लेकिन यस सर इस केस में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? 2 करोड़ है ना सर अमाउंट। क्योंकि इसका अमाउंट 2 करोड़ में पहुंच रहा है सर। ठीक है इसका अमाउंट 2 करोड़ में पहुंच रहा है और 2 करोड़ में जब पहुंच जाते हैं ना, तो इन दैट केस इसका टोटल 2 करोड़ का 5% कर दिया जाएगा। 2 करोड़ का 5% कर दिया जाएगा और ये प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आएगा, ये प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आएगा 24-25 में। देखो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये देखो assessment year 24-25 he offers income of only 10 lakh on turnover of 2 crore which amounts to 5% of his gross receipt. He maintains books of accounts under section 44AA and gets the same audited under section 44AB. Since he has not offered income in accordance with the provision of section 44AD subsection 1 for 5 consecutive assessment years after assessment year 22-23, we will not be eligible to claim the benefit of section 44AD for the next 5 assessment year succeeding for assessment year 24-25. आप समझ रहे हो ना, मतलब वो यहाँ पर कम दिखाना चाह रहा है। आप समझ रहे हो, इसमें वो प्रिजम्पटिव में नहीं रहा, प्रिजम्पटिव में वो रहा नहीं, 2 करोड़ का दिखाया और उस पर 5% अपना इनकम शो करना चाह रहा है और इनकम भी ऑफर कर रहा है 10 लाख का, कम कर दिया। तो वो क्या कर दिया, वो बेसिकली प्रिजम्पटिव से हट गया ना, वो प्रिजम्पटिव से हट गया। तो अगर वो प्रिजम्पटिव से हट जाता है ना, तो उसको टैक्स ऑडिट भी करना होगा और 44AA के हिसाब से उसको अकाउंट्स भी मेंटेन करना होगा और 44AB के तहत उसको टैक्स ऑडिट भी करवाना होगा, फिर जाके ये क्लेम प्रॉपर बनेगा सर। बात समझ में आ रहा है सर? ये जो क्लेम बना है ये तब जाके प्रॉपर बनेगा जब तक उसका ये अकाउंट मेंटेन नहीं हो जाता।
और अगला 5 साल में 24-25 के बाद जो अगला 5 ईयर्स आएगा ना सर, वो 5 ईयर्स में वो फिर से और प्रिजम्पटिव स्कीम में वापस नहीं जा सकता। और प्रिजम्पटिव स्कीम में वापस ना जाने का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? यस सर। सबको प्लीज बोलो सर, सभी को समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है 44 AD 44 AE ये सब का, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो थोड़ा सा, इट्स अ गुड एग्जांपल। Mr. Praveen engaged in retail trade, reports a turnover of 1,98,50,000, ठीक है, for the financial year 21-22. His income from the said business as per books of accounts is rupees 13,20,000. ध्यान से सुनिए, his income from the said business as per books of accounts is rupees 13,20,000. Computed as per the provision of chapter 4D profits and gains from business and professions of the Income Tax Act 1961. Retail trade is the only source of income of Mr. Parveen. Assessment year 21-22 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provision of presumptive tax under section 44 AD. 21-22 is the first year जिसमें वो अपना इनकम को प्रिजर्वेटिव सिस्टम में लाया और बेसिकली 44 AD क्लेम किया। आपके सामने बड़ा वाइटल सवाल चल रहा है अभी, क्या पूछ रहा है देखो, Is Mr. Praveen also eligible to opt for presumptive determination? क्या Mr. Praveen eligible to opt for presumptive determination of his income chargeable to tax for assessment year 22-23? क्या वो presumptive में आ सकता है? This is the first question. 2 Second करोड़ question, से कम है हाँ बोलो सर, बोलो, आ सकता है क्या? सर। 2 करोड़ से कम है सर, आ सकता है। यस, 2 करोड़ से कम है, आ सकता है। तो आंसर भी देख सकते हैं सर, यस, क्योंकि उसका टोटल इनकम 2 करोड़ से कम है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज बिलो 200 लाख, इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज रिटेल ट्रेड बिजनेस। यस, इट्स पॉसिबल, ठीक है। इफ सो, अगर आ सकता है, डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन, अज्यूमिंग दैट होल ऑफ द टर्नओवर रिप्रेजेंट कैश रिसीप्ट्स। ये मान के चलो कि सारा का सारा टर्नओवर कैश में है। अगर इलेक्ट्रॉनिक होता तो जवाब क्या होता वो भी बता दीजिएगा। बोलो सर, बोलो। सर हाँ, इलेक्ट्रॉनिक होता तो 6% लगता, वो उसमें क्या कहते हैं, कैश में तो 8% लगेगा ना। यस, अगर कैश में है तो 8% लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक होता तो 6% होता, ठीक है। तो उसका टोटल क्या हो जाता 44 AD के तहत करके देखो, 1,98,50,000 उसका टर्नओवर है, उसका 8%, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो इसका 8% हो जाता है सर 15,88,000। ये उसका इनकम माना जाता और इसके ऊपर उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ता, मतलब करना पड़ेगा। यस सर। आ रहा है 15,88,000। यस सर। थर्ड सवाल क्या पूछा सर, इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, अगर वो प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आता है फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 61? ऑब्वियसली अकाउंट मेंटेन करना होगा। मिस्टर प्रवीण ने डिक्लेयर्ड, मिस्टर प्रवीण ने डिक्लेयर किया प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-21 इन अकॉर्डेंस विद द प्रिजम्पटिव प्रोविजन, एंड इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, ठीक है, अगर वो अगला किसी भी 5 साल में प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं रहना चाहता, दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है, यहां से चालू होता है और चलेगा एकदम 26-27 तक, he would not be eligible to claim the benefit of presumptive taxation scheme for the 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year। मतलब बात कुछ ऐसा है, वैसे मानो, ध्यान से सुनना बात को, इसने फर्स्ट टाइम प्रिजम्पटिव में आया कब? 22 में, यस 21-22 में। 21-22 में, 21-22 में वो फर्स्ट टाइम आया प्रिजम्पटिव स्कीम में, ठीक है। तो बात को ध्यान से सुनिए, 21-22 में वो फर्स्ट टाइम प्रिजम्पटिव में आया। अब इसका सक्सेसिव अगला 5 साल, ठीक है, मतलब फ्रॉम 22-23 से लेके 22-23 से लेके 26-27 तक चलेगा,
23 24 24 25 25 26 26 27 है ना, 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 एकदम सर, ठीक है। अप टू 26 27 वो उसका क्या है, अगला 5 साल। इस अगला 5 सक्सेसिव ईयर में he is not eligible to claim the benefit of presumptive taxation for the 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the previous provisions of presumptive provision। मतलब जिस पर्टिकुलर साल में वो जाके वो प्रिजम्पटिव स्कीम को तोड़ेगा उसका अगला 5 साल तक ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, in which the profit has not been declared in accordance with the presumptive provision, that is if he does not opt for presumptive scheme say previous year 21-22 relevant to assessment year 22-23, then he would not be eligible to claim the benefit of presumptive taxations for assessment year 23-24 to 27-28। अगर वो 21-22 में ऐसा करता जिसका असेसमेंट ईयर है 22-23, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर 21-22 में ही वो प्रिजम्पटिव को तोड़ देता तो इसका मतलब है कि अगला 5 साल मतलब 21-22 में 22-23 उसका क्या हो गया असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर से अगला 5 साल मतलब 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 ये इसके बीच में वो कभी भी फिर से बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पशन में प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकता। कंसिक्वेंटली क्योंकि वो एक तो वो प्रिजम्पटिव में अगला 5 साल तक नहीं आ सकता, साथ में ये भी बात है कि उसको अकाउंट्स भी मेंटेन करना होगा, ठीक है, एंड गेट देम ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर सेक्शन 44AE। और साथ में ये भी देखना होगा कि अगर उसका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2,50,000 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये सारा का सारा कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये बात मानना पड़ेगा, ठीक है सर। बोलो सर बोलो। What is the due date for filing his return of income? What is the due date for filing his return of income under the both the options? Due date of filing of return का both options में, हाँ सर 30th सितंबर। सर देखो सर इन केस ही ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AB तो उसके लिए ड्यू डेट है सर 31 जुलाई, ठीक है। इन केस ही डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स अकाउंट्स ऑडिटेड इन व्हिच द केस ड्यू डेट फॉर फाइलिंग हो जाएगा 31 अक्टूबर। अगर आप ऑडिट नहीं करते, ठीक है, मतलब प्रिजम्पटिव स्कीम में हो तो 31 जुलाई आपका डेट रहेगा 2022 का, बिकॉज आप 21-22 में हो। और अगर आप ऑडिट करवाते हो मतलब अगर प्रिजम्पटिव में नहीं हो तो 31 अक्टूबर ऑफ 2022 आपका ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये डेट का हिसाब रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में और डिटेल्स में बात करेंगे। बोलो सर बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? यस। अच्छा ये इलस्ट्रेशन 17 मैं आप लोगों को घर में करने के लिए देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। बस मैं इतना कहूंगा आज इसका प्रोविजंस मैं आपको सारा का सारा पढ़ा के दिया, ठीक है, आपको घर में इसको ट्राई करना है, ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को अलग से, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें आपको एक ट्रांसपोर्टर का जो 44AE के तहत प्रिजम्पटिव स्कीम में है, ठीक है, इसके पास देखो गाड़ी का वेट दे दिया 7,000 kg 6,500 kg क्रॉस व्हीकल, हाँ क्रॉस व्हीकल मतलब सामान वगैरह समेत 10,000 kg 11,000 kg 15,000 kg 15,000 kg इतना 7,000 kg का गाड़ी है, दो इसका है, एक इसका है, तीन गाड़ी इसका, एक गाड़ी इसका, दो गाड़ी इसका, एक गाड़ी, ऐसा करके 2 3 6 7 9 10 टोटल 10 गाड़ी है, 10 से ज्यादा नहीं है। डेट ऑफ परचेज भी देके रखा, ठीक है, मतलब गाड़ी कितना दिन ओन किया उसका भी आपको हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, would your answer change if the goods vehicle purchased in April 21 were put to use only in July 21st, ठीक है, ये भी एक साथ में जोड़ के देख रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारा के सारे गाड़ी के हिसाब से इसका इनकम कैलकुलेट करना है। और इनकम का हिसाब मैंने आपको बोल के रखा सर, अगर भारी गाड़ी है मतलब अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेवी व्हीकल्स है तो 1000 पर टन के हिसाब से हिसाब होगा, ठीक है, हेवी व्हीकल जैसे कि ये वाला 1000 पर टन के हिसाब से। वो हाँ बोलो। 12,000 तक ऊपर होगा तो, हाँ अगर उसका वजन 12,000 से ऊपर होगा तो, और अगर गाड़ी हल्का में है, ठीक है, ठीक है, तो फिर इन दैट केस उसका गाड़ी का हिसाब 7,500 पर मंथ के हिसाब से होगा, 7,500 पर मंथ के हिसाब से होगा। ट्राई कीजिएगा सर, ठीक है, मैं कल के क्लास में चेक करूंगा कि किसने किसने ट्राई किया
और क्या जवाब आया इनकम का, बताइएगा। हाँ सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, मस्ट ट्राई, ट्राई बनता है इसका। ठीक है, बोलो। सर 26 है सर, होगा क्या? हाँ बोल। हाँ हाँ, क्लास सर होगा, क्लास 26। क्यों नहीं, क्लास होगा सर, क्लास होगा, छुट्टी नहीं है कोई। नंदिनी, नील, बोलो। तथा, तथा বুঝতে পেরেছিস? हाँ सर। হ্যাঁ यस স্যার। सर। ओके, नंदिनी বোঝা গেছে? हाँ सर। ठीक है सर, बीपी का ऑलमोस्ट सारा सेक्शंस कवर हो गया है सर, ठीक है। बस अभी क्या करना है, बीपी रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैं कल के क्लास में कुछ कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए, ठीक है। जिसमें कोई प्रोफेशनल्स का या कोई बिजनेसमैन का कंप्लीट एक चार्ट लेंगे, पीएल वाला क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक कॉम्पोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी का एग्रीकल्चर इनकम के साथ बिजनेस है, काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है ये, जानते हो ना, कि आपका एग्रीकल्चर भी है और साथ में बिजनेस भी है। तो ऐसे केसेस में आपका हिसाब क्या होगा, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है सर जिसको बिजनेस इनकम भी माना जाता है एग्रीकल्चर के साथ साथ, लाइक कॉफ़ी, टी, रबर जैसा खेती होता है इसका। तो इसका एक कॉम्पोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट है जो मैं कल के क्लास में बताऊंगा, और कल कुछ कंप्लीट क्वेश्चंस करूंगा, लाइक कोई पीएल वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो बीपी के लिए बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है। तो उसको करने के बाद बीपी रिलेटेड बस प्रैक्टिस छोड़ के और कोई ज़रूरत नहीं रहेगा सर, ठीक है। बाकी अगर किसी पॉइंट में आप लोगों का डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले सारा का सारा क्लास डिटेल्स में कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस इतना ही है सर आज, ओके। ठीक है सर, टाटा फिर। हाँ सर।